अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कम लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। शादाब सारे लॉन में इधर से उधर चकराते हुए रट्टे मारने में मसरूफ़ थी। सुबह ही सुबह उसे खासी डांट पड़ी थी कि हस्बे मामूल उसने नाश्ता किया और चाय का कप हाथ में लेकर टीवी के सामने विराजमान हो गई। ख्याल यही था कि जब चाय ख़त्म होगी तब तक देखूंगी, मगर वो चाय का कप पूरा 2 घंटे पर मुहीत हो गया। फिज़ा और मरियम कॉलेज सुधार गईं। मम्मी भी उसे पढ़ने की तलकीन करके स्कूल चली गई। जुनेद भी ऑफिस चला गया, मगर ये चाय का कप ख़त्म नहीं हुआ। सायरा, जो कि उसकी ताई होती थी, पहली बार सब्ज़ी की खाली टोकरी लेकर लाउंज के सामने से गुजरी तो नज़रअंदाज कर गईं। दूसरी बार सब्ज़ी लेकर वापस आईं तो घूर कर देखा वो फ़ाखिर के सो लेने में गुम थी। खाली कप हाथ में, पाँव सामने मेज़ पर टिके मुसलसल हरकत में थे। फ्यूजन शुरू हुआ तो आंटी की आवाज़ इनसे ज़्यादा तेज़ थी। उसने खाली कप बौखलाकर टेबल पर पटका, नंगे पाँव ऊपर कमरे की तरफ भागी। किताबें लेकर 2 मिनट में नीचे आओ। और इन्हें गुस्सा आता था तो किसी की मजाल नहीं थी कि कुछ कह सके। सो उसे किताबों समेत यहाँ लॉन में ला फेंका था कि 2 घंटे मुसलसल पढ़ो और यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। कमरे में इसलिए नहीं कहा कि वहाँ निसाबी के बजाय गैर निसाबी सरगर्मियों की ज़्यादा गुंजाइश थी। टेरेस पर इर्द गिर्द के नज़ारे ज़्यादा दिलफरेब थे और सायरा उसकी रग रग से वाकिफ़। सो अब वो कुछ गुस्से और कुछ झुंझलाहट में रट्टे मार रही थी। आंटी सायरा पहले लाउंज में बैठी सब्ज़ी बनाती रहीं, फिर स्टोर में घुस गई। मरियम की बच्ची ने बताया नहीं कि वो जुनेद भाई को क्या गिफ्ट कर रही है। पढ़ते पढ़ते उसे अचानक जुनेद का बर्थडे याद आ गया था। आंटी कमरे से निकली तो वो फिर से अपने टॉपिक की तरफ मुतवज्जो हो गई। सायरा आंटी किचन में घुस गई थी। स्किन कितनी रफ़ हो गई है, मेरा ख्याल है आंटी के घरेलू नुस्खे आजमा लेने चाहिए। 2-4 सफ़े पलटे, नए टॉपिक की 4 सुर्खियाँ देखीं। मायरा ने तो बहुत पढ़ लिया होगा, शाम को फ़ोन करूँगी। मुतफ़िकर अंदाज में सोचा गया। फिर चंद लाइनें और पढ़ी। टॉपिक मुश्किल लगा, पहले आसान से शुरू करती हूँ। अगला और सबसे छोटा चैप्टर खुल गया था। रात को जैकी चैन की मूवी आनी है। अल्लाह करे जुनेद को कोई काम पड़ जाए, 12 बजे से कबल वापस ना आए, मगर उसे भी हमसे अल्लाह वास्ते का बैर है। जिस दिन कोई ढंग की मूवी आनी हो 9 बजे ही घर पहुँच जाता है। अगले चंद मिनट नहायत इन्हें माँ को खुशू खुजू से पढ़ा गया। तभी एकदम भूख सताने लगी। शायद किचन की तरफ से उठती खुशबुओं का कमाल था। ज़रा सी देर में वो किचन के दरवाजे पर मौजूद थी। क्या बात है, अभी 2 घंटे तो नहीं हुए, पानी पीना था, नहायत मासूमियत से फरमाया। उन्होंने मशकूक नज़रों से घूरा, फिर इजाज़त दे दी। फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए उसने आंटी को देखा। वो ज़ोर शोर से एक देगची में चम्मच हिला रही थी, फिर ज़रा की ज़रा हाथ रोककर टमाटर काटने लगी। आज खाने में क्या है? आलू कीमा और खीर। खीर तो जुनेद भाई को बहुत पसंद है। और मैं कुछ मदद करवाऊँ? क्यों? माथे पर शिकन उभरी। यूं ही आप अकेली ही पका रही हैं? कुछ अकलाकर लहजे में खलूस पैदा करने की कोशिश की। मैं रोज़ अकेली ही पकाती हूँ। हाँ, मगर वो पानी पी लिया है तुमने? उनका सब जवाब दे गया। जी हाँ। हाथ में पकड़ी नाशपातियाँ वापस रखो और जाकर पढ़ो। जो 7 मिनट यहाँ ज़ाया किए हैं इन समेत। उफ़, कितने आराम से बेइज्जती करके रख दी है। अकब से हाथ सामने लाकर दोनों नाशपातियाँ फ्रिज में रखीं और पाँव पटक कर दोबारा बाहर आ गई। मैं भी नहीं पढ़ रही। ना जाने तालीम के मामले में आंटी इतनी खौफनाक बल्कि खूनख्वार क्यों हो जाती हैं। गज़ब खुदा का, मेरी भूख प्यास का भी कोई एहसास नहीं। फिर किताबों को घूर कर देखा। किस कदर नामाकुल काम है ये मास्टर्स करना। ना जाने किस अहमक ने मशवरा दिया था। अच्छी भली ग्रेजुएशन करके बैठी थी, आराम से शादी करके ऐश करती। तभी याद आया कि ये किसी दूसरे का नहीं, खास उसका अपना फ़ैसला था। खैर, इतना नामाकुल काम भी नहीं, बस पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ये भी कोई मसला नहीं। मैं अच्छी खासी ज़हीन हूँ, ज़हीन भी और खूबसूरत भी। घुटनों पर थोड़ी टिकाकर लॉन में खिले फूलों को देखने लगी, फिर बेजारी से सीधी हुई। एक तो आंटी भी आज फारिग नहीं हो रही, थोड़ी देर को सो जाएं तो मैं आराम कर लूँ। गोया पक्का इरादा था कि पढ़ना बिल्कुल नहीं है। ध्यान किचन ही की तरफ था। आंटी सायरा किचन से निकली और स्टोर में दोबारा घुस गई। स्टोर में ना जाने कौन सा पहाड़ खोदने हैं। थक हार कर इस किताब की तरफ मुतवज्जो होना ही पड़ा। ज़रा सी देर में वो फिर से लॉन में चकराती पूरी महवियत के साथ पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को समझने की कोशिश कर रही थी। जब एन गेट के पास पहुंची तो किसी ने गेट धड़ धड़ धड़ाया। उसके हाथ से किताब छूट गई। नाजुक सा दिल लरज़ कर रह गया। साथ ही गेट दूसरी बार धड़धड़ाया गया। उफ़! किताब हाथ में लेते हुए गेट फाड़ नज़रों से गेट को देखा। आने वाला भी खासा बेसब्रा था। वो तनफन करती गेट के नज़दीक आई। क्या मुसीबत है आपको? लगता है कभी दस्तक देने के आदाब नहीं सीखे। ये गेट के साथ एक अदद बेल भी है और ये बजाने के लिए होती है, और असूलन 3 बार दस्तक के जवाब में अगर कोई नहीं आ रहा तो आपको वापस चले जाना चाहिए था। वापस अमेरिका? हैं? वो ठटकी और फिर ढिठाई से गोया हुई। बिल्कुल, क्योंकि यही दस्तक देने के आदाब हैं। कुछ तजस्सुस में छोटे गेट की खिड़की खोली। ये किस लहजे में बात कर रही हैं?
जो चेहरा सामने आया था उसने शादाब बीबी के चेहरे का रंग और हाथों के तोते उड़ा दिए थे। दूसरे पल उसने खटाक से खिड़की बंद कर दी, अंदर की तरफ दौड़ लगा देती, मगर दस्तक दोबारा हुई थी। और अगर आंटी बाहर आ गई तो किससे मिलना है? आवाज़ में वाज़ेह लर्जिश थी। ये आंटी नजमा का घर है। आवाज़ भारी और बारोब थी। शादाब के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जी हाँ, जी नहीं, जी हाँ या जी नहीं। या अल्लाह मियाँ जी, आज बचा लें। इसके बाद मेरी पक्की पक्की तौबा, मैं कभी गाड़ी लेकर नहीं निकलूंगी। मुझे क्या पता था ये शिकायत लगाने तक घर चला आएगा। हालांकि इतना नुकसान भी नहीं हुआ था और मैंने कितनी शराफत से इसका नुकसान भी पूरा कर दिया था, मगर ये बंदा शरीफ नहीं निकला, बल्कि इंतहाई खबीस। मोहतरमा, क्या बुड़बुड़ा रही हैं? आवाज़ में उकताहट नुमाया थी। क्या ये नजमा आंटी का घर नहीं है? जी नहीं, उसने झट इनकार कर दिया। दूसरी तरफ एक पल को खामोशी छा गई। फिर एक कार्ड दर्ज में से अंदर आया। क्या एड्रेस ये नहीं है? उफ, जुनेद भाई का कार्ड! अल्लाह, वो इसे कहाँ मिल गए? ये आप बार बार सो क्यों जाती हैं? एक तो आप बेसब्रे बहुत हैं। यही एड्रेस है। जुनेद का कार्ड उसके हाथ में था। इनकार शामत बुलाने के मुतरादिफ होता। तो ये आंटी नजमा का घर हुआ ना? नहीं, इनका घर तो नहीं है। अगर एड्रेस ये है तो आंटी नजमा यहाँ क्यों नहीं रहती? मैंने कब कहा कि वो यहाँ नहीं रहती? वो गड़बड़ा गई। जहन उसे भगाने के तरीके सोच रहा था। गोया यहाँ रहती हैं। जी, तो इनका ही घर हुआ। खैर, घर तो इनका नहीं है। क्या आप पागल हैं? अंदर जाकर बताएं कि ज़रियाब मुर्तज़ा हमदानी आया है। मैं ख्वामखा? अरे ज़रियाब तुम? जुनेद की आवाज़ उभरी। मारे गए। शाबी भाग। वो बुकटिट वहाँ से भागी, मगर घबराहट में पहले ही रो में रखे बड़े से गमले के साथ उलझकर गिर पड़ी। हाय, वहीं घुटना पकड़कर ढेर हो गई। जुनेद के पास गेट की चाबी तो होती ही थी। गेट खुला और जुनेद ज़रियाब समेत अंदर था। वो भागने का इरादा मुलतवी करके हाय हाय करती घुटनों में चेहरा छुपा गई। जुनेद ने हैरत, गुस्से और खजालत के मिले जुले तासरात के साथ उसे देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो रोहानसी होकर बोली। चेहरा उठाने की गलती नहीं की। ज़रियाब का दिल चाहा वो जुनेद को अपने इस्तकबाल के बारे में बताए, मगर उसकी हालत देखकर खामोश हो गया। मगर सवालिया नज़रों से जुनेद को देखा। शादाब है आंटी नजमा की बेटी। उसने दांत पीस कर तारुफ करवाया। तुम आओ अंदर। वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। आए बड़े कहीं से। इतना तो हो नहीं सका कि वो गुस्से में एक झटके से खड़ी, फिर उसी झटके से नीचे बैठ गई। वो सर पर खड़ा सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। क्या बहुत चोट लगी है? अल्फाज हमदर्दाना सही, मगर लहजे में नरमी का तासुर नहीं था। जी हाँ, जी नहीं, जी हाँ या जी नहीं, जी हाँ जी नहीं, पता नहीं। वो झुंझला गई। ज़रियाब हल्का सा कहका लगाकर हंसा। अच्छा है। एक गहरी सी नज़र उस पर डालकर चला गया। क्या अच्छा है? हाय अल्लाह, कहीं धमकी तो नहीं दे गया है? ये आपको क्या हुआ मोहतरमा? अजीम ने अंदर आते हुए हैरत से पूछा। वो कॉलेज से लौटा था। मेरे चोट लग गई है। लहजा गुलगीर था। ये तो कोई नई बात नहीं। मुझे सख्त रोना आ रहा है। ये भी नई बात नहीं। अजीम प्लीज़ फरमाइए, ज़रा सा सहारा दो। शादाब ने हाथ बढ़ाया तो वो उसे सहारा देते हुए लाउंज में ले आया। तुम्हें क्या हुआ शादाब? सायरा लगड़ाते देखकर लप गई। कम अज़ कम आप तो ये सवाल मत करें। मुझे कमरे तक छोड़ाओ। वो जल्द अज जल्द मंजर से गायब होना चाहती थी। यहाँ बैठो, मैं आयोडेक्स लगा लूँगी। उसने तेज़ी से इनकी बात काटी। अजीम उसे बेहद शराफत से कमरे तक छोड़ गया था। कुछ दिन तो सुकून से गुजरेंगे, मगर सुकून कहाँ रहता था। ये इतना बड़ा 6 फुटा ख़तरे का निशान जो घर में दाखिल हो गया था, वो अपने घुटने का दर्द भूलकर होलती रही। न जाने किस अंदाज से बात करे और जुनेद क्या समझे। तब ही फिज़ा आ गई। हुलती कांपती इधर उधर किताबें गिराती धब से उसके बेड पर औंधे मुँह गिरी थी। कुछ ना पूछो क्या हुआ, कुछ ना पूछो की गर्दान जारी थी। तो मैं कब पूछ रही हूँ? उफ अल्लाह, मर गई आज तो मैं। हाय मेरे पाँव रोती। हाय ओए, कोई पानी पिलाए, कहीं मेरी जान ना निकल जाए। अल्लाह करे निकल जाए। उसने साइड टेबल से पानी का पूरा जग उठाया और पूरे का पूरा उस पर उलट दिया। उसकी चीखों पुकार आहो बका के जवाब में नीचे से सायरा ने तंदो तेज और धुआंधार जवाब दिया। ये घर है या मछली बाजार? ना जाने किस कोने से जुनेद की गरज सुनाई दी। फिजा साकित होकर उसे घूरती रही। बालों का खूबसूरत हेयर स्टाइल बर्बाद हो गया। तुम इस वक्त दादी की गंजी कुकड़ी लग रही हो, जो दादी पिछले साल गांव से लाई थी। बेहद आराम और सुकून से मुतला किया गया। उसने ना जाने किस तरह ये बेइज्जती बर्दाश्त की। बेहद संजीदगी से गोया हुई। तुम्हें पता है मैं आज मर गई थी। किस पर? मजीद चंद मिनट तक ना आती तो तुम्हें इस पूरी गली में मेरे चीथड़े मिलते। अक्सर इकट्ठे करती तो भी फिजा ना बनती। मुझे क्या ज़रूरत है? मैं झाड़ू उठाती, सब गंद बला इकट्ठा करके गली के कोने में रखे ड्रम में डालती। खसकम जहाँ पाक। तुम बकवासी करती रहना, ये मत पूछना कि हुआ क्या। मैं न जाने किस तरह बचकर घर तक पहुँची हूँ। क्या हुआ? होना क्या था, आज वो मेरे पीछे आ गया था। कौन? वही जो नफीस साहब के गेट पर खड़ा होता था। शाबी के जहन की कलाबाजियाँ खाईं। नफीस साहब का एक ही बेटा था, दिमागी तौर पर ज़रा सा माजूर, लंबा चौड़ा सफ़ेद रंग, माथे पर स्याह दाग, ये बड़ी बड़ी आँखें और दांत। उसने झुरझुरी ली। ये हुलिया नफीस साहब के बेटे का तो नहीं? दरमियाना कद, सांवली रंगत, छोटी सी आँखें। नहीं, वो नहीं, कोई मेहमान आ गया होगा।
मगर तुम्हें कहाँ मिल गया? बताया तो है कि रोज़ वहीं खड़ा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरता रहता था। कॉलेज से वापसी पर गुजरना मुश्किल हो गया था। कब तक बर्दाश्त करती वो रुहानसी हो गई। शाबी हक्का बक्का रह गई, फिर बरस पड़ी। बेभाव की सुनाई, आखिर बर्दाश्त क्यों करती रही? बताया क्यों नहीं? ऐसी की तैसी कर देते, उठाकर ब्लॉक से ही बाइक फेंक देते। जुनेद को पता चलता तो सुरमा बनाकर रख देता, वगैरह वगैरह। मैंने सोचा खुद ही कहीं दफान हो जाएगा, लेकिन आज तो मेरी बर्दाश्त ही जवाब दे गई। बस सड़क किनारे पत्थर उठाया और दे मारा माथे पर। ज़बरदस्त। फिर क्या हुआ? उसके तेवर बदल गए। खूनखार नज़रों से मुझे घूरा और शाबी की सांसें बंद होने लगीं। वो मेरे पीछे भागा, मैंने भी दौड़ लगा दी। उफ, तपती सड़क, जलता सूरज और मैं तन्हा अकेली लड़की। मेरा दिल, शाबी का हाथ सीने पर चला गया। सांस बंद, आंखें फटी हुई, रंग बिल्कुल फक। मैं भागती रही, वो भी भागता रहा। कोई गेट भी नहीं खुला था कि मैं अंदर घुस जाती। और फिर फंसी फंसी आवाज़ अजीब गरीब सी थी। फिर मेरा दुपट्टा। शाबी के मुंह से चीख निकल गई। दरवाज़ा धाड़ से खुला। अजीम सुर्ख चेहरे के साथ अंदर था। होंठ भींचे हुए, आंखों से गोया लहू टपक रहा था। कौन था वो? संगीन लहजे में डिपट कर पूछा। वो हक्का बक्का उसे देखती रही। कौन था वो? कौन? वह हकला गई। मैं पूछता हूँ, कौन था वो? किसकी इतनी जुर्रत हुई कि हमारे मोहल्ले में हमारी बहन के साथ? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बताओ कौन था वो जिसने तुम्हारा दुपट्टा? वो धाड़ रहा था। कुत्ता। कौन? नफीस साहब का नया कुत्ता। हर रोज़ गेट से थूथनी निकाले भौंका करता था। आज तो पीछे ही पड़ गया था। हालांकि मैंने तो सिर्फ पत्थर, मगर तुम उसे बिल्कुल मत छोड़ना, बेशक टुकड़े टुकड़े कर देना, क्योंकि उसने मेरा नया कॉलेज का दुपट्टा। शट अप। बात समझ में आते ही वो हलक के बल चीखा था। तुम वो इर्द गिर्द न जाने क्या ढूंढ रहा था। वो डर कर शाबी के पीछे जा छुपी। अल्लाह की कसम, मैं तो कुत्ते की ही बात कर रही थी। तुम न जाने क्या समझ रहे थे। शाबी हंसने लगी। भाड़ में जाओ। अजीम तन फन करता बाहर निकल गया। क्या हो गया बेटा? ये पंजाबी फिल्म के डायलॉग उर्दू में क्यों बोल रहे थे? सायरा बेहद तफक्कुर से उससे पूछ रही थी। वो पाँव पटकता बाहर निकल गया। कुछ सुकून हुआ तो शाबी को अपना घुटने का दर्द और उससे वाबस्ता हस्ती याद आ गई। फिजा, उसका लहजा दहला देने वाला था। जब तुम इस तरह बोलती हो तो लगता है या तो तुम्हारा हार्ट फेल होने वाला है या मेरा। वो आया है। फिजा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर दोनों हाथ जोड़ दिए। पहले बताओ वो कौन आया है, वरना अभी अजीम आ जाएगा। वही जिसकी गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी टकराई थी। और अकेला ही नहीं, मुर्तज़ा और हमदानी भी उसके साथ हैं। परसों ड्राइविंग के शौक में वो जुनैद की गाड़ी लेकर निकली थी। वो कौन है मुझे क्या मालूम। अरे इतनी हिम्मत कि मुंह उठाकर हमारे घर पहुंच गए। उसे ताव आ गया। उस दिन तो बचत हो गई थी। जुनैद शहर से बाहर था, आराम से गाड़ी की मरम्मत भी हो गई। मगर ये लोग ना जाने क्या कह दें। जुनैद के गुस्सा तो पता है ना। सायरा आवाज़ दे रही थी। मरियम आवाज़ भी आ रही थी, गोया अभी ऑफिस से वापस आई थी। देखो हम साफ मुकर जाएंगे, उसके पास कोई सबूत तो है नहीं कि एक्सीडेंट हमारी गाड़ी के साथ हुआ था। फिजा ने कहा तो बात उसकी समझ में आ गई। तुम्हारे लिए खाना यहीं ले आऊं? अगर घुटने में ज़्यादा दर्द है तो? फिजा शरारत से मुस्कुराई। जी नहीं, चल रही हूँ मैं। मगर सीढ़ियों के दरमियान में ही कदमों में जंजीर पड़ गई। हैरत से आंखें खुल गईं। घुटने का दर्द कुछ ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया। वो डाइनिंग टेबल पर बड़ी शान से मौजूद था और नजमा से बड़ी अपनायत से बातचीत जारी थी। खाना लग चुका था और सायरा आंटी वक्फे वक्फे से एक एक को पुकार रही थी। वो दोनों दबे कदमों वापस मुड़ने लगीं। तभी उनकी नज़र ऊपर उठी। दूसरे पल नजमा ने भी इन्हें पुकार लिया था। मरे मरे कदमों से वो टेबल की तरफ चली आईं। ये शादाब है, मेरी बेटी, और ये फिज़ा, मरियम की बहन। और बेटा, ये तुम्हारी नायला खाला के बेटे ज़रियाब हैं। जी। वो दोनों चीख उठी। मैं मिल चुका हूँ। कोहनी कुर्सी की पोस्ट पर टिकाते हुए उसकी गहरी संजीदा निगाहें बराह रास्त शाबी पर जमी थीं। कब? नजमा ने हैरत से सवाल किया। अभी परसों। अस्सलाम वालेकुम। ज़रियाब भाई दोनों एक ज़बान होकर बोली थी। वालेकुम अस्सलाम, उसने संजीदगी से जवाब दिया और फिर से नजमा की तरफ मुतवज्जो हुआ। दरअसल परसों मुझे नायला खाला कैसी हैं? शाबी ने फ़ौरन दखल दिया। ठीक थी, मुख्तसर जवाब। और ये सखन फिर से नजमा की तरफ। सुपरमार्केट में इन्हें साथ ले आते। ज़रियाब ने रुख मोड़ा और संजीदा निगाहें उसके चेहरे पर जमा दी। वो गड़बड़ाकर खाली प्लेट को घुरने लगी। ज़रियाब ने बाकी बात इसी तरह पूरी की। वो सिर्फ ये बताना चाहता था कि वो यहाँ का एड्रेस भूल गया था, इसलिए होटल में ठहर गया था। परसों सुपरमार्केट में उसे जुनैद का दोस्त नुमान मिला था। उसी ने जुनैद का नया एड्रेस दिया था। नुमान एक दो बार अमेरिका गया तो नजमा ने उसके हाथ कुछ चीज़ें नायला खाला के लिए भिजवाई थी। अपनी बात मुकम्मल करके वो अंदर आती मरियम को देखने लगा, जो पानी का जग लेकर आ रही थी। शाबी ने मेज़ के नीचे से फिज़ा का हाथ दबाया। डर गए मुझसे? फिज़ा ने सरगोशी की। आप लोग यहाँ कब शिफ्ट हुए थे? ज़रियाब पूछ रहा था। तुम्हारे अंकल की डेथ के बाद 5 साल मैंने इसी घर में गुजारे थे, मगर अब मुश्किल लगने लगा। भाई साहब अगरचे शारजा में है, मगर जुनैद है, अजीम है, इसलिए हमने फैसला किया कि इकट्ठे ही रहा जाए। नजमा ने बताया। और रुबाब खुश तो है अपने घर में? अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश है।
باتوں کا رخ بدل گیا. شابی بھی اطمینان سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ فضا اس کے کان میں پوچھ رہی تھی وہ باقی دونوں کہاں ہیں؟ کون؟ مرتضیٰ اور ہمدانی. شابی مسکراہٹ دباتے ہوئے پوری کی پوری پلیٹ پر جھک گئی تھی. گاؤں کی خشک شامیں بہت سنسان اور اداس ہوتی ہیں، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ گاؤں کی گلیوں پر چھایا یہ خاموش غبار مجھے کھینچ رہا ہے، اپنے اندر جذب کر رہا ہے. زبیر جب یہاں ہوتے ہیں تو مجھے یہ اداسی، یہ خاموشی بہت اچھی لگتی ہے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو بہت ویران. میرا دل چاہتا ہے اس شام کو بہت قریب سے دیکھوں، بہت پاس سے چھو کر محسوس کروں. نہ جانے کس لمحے میں نے زبیر سے یہ کہہ دیا تھا. وہ میرا ہاتھ تھام کر اوپر لے گئی. اب دیکھو، میں نے دیکھا چھوٹی دیواروں کے اس پار کچے پکے مکان، آموں اور سنترے کے باغوں کے سلسلے، دور تک پھیلے کھیتوں کے پار غروب ہوتا سورج، جس کی زرد نارنجی روشنی کا غبار سارے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا. میں غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی اور زبیر مجھ کو. یہاں نہیں، وہاں جہاں اس کے اور میرے بیچ کوئی نہ ہو، نہ درخت، نہ کھیت، نہ مکان، نہ دیواریں. شاید میں ان کی نگاہوں کی تپش سے گھبرا کر بول اٹھی تھی. وہ ذرا سا جھٹکے اور ان کے گرم سانسیں میرے گال سے ٹکرانے لگیں. سورج طلوع ہوتا یا غروب ہوتا ایک سا جلاتا ہے. زیادہ قریب جانے کی خواہش مت کرو، پگھلا کر رکھ دے گا. ان کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی. میرا چہرہ دہکنے لگا، آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں. ان کی گرفت میرے کندھے پر مضبوط ہوئی. چلو وہاں چلتے ہیں جہاں کوئی نہ ہو، نہ کھیت، نہ باغ، نہ یہ دیواریں، اور نہ میرا رقیب یہ غروب ہوتا سورج. اس سے آگے ڈائری کا صفحہ ادھورا اور خالی تھا. یوں لگتا تھا وہ کسی خاص لمحے کی زد میں آ کر انہی عوارق کو اوڑھ کر سو گئی. چند دنوں میں انہیں اطمینان ہو گیا. ذریعہ ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا تو پھر شام ڈھلے ہی گھر لوٹتا تھا. وہ گھر کا نقشہ بنوا رہا تھا. خالہ خالو کا ارادہ اب مستقل پاکستان شفٹ ہونے کا تھا، اس لیے ذریعہ پہلے ہی یہاں آ گیا تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ آنٹی نے انہیں یہاں لڑکی پسند کرنے کو بھیجا ہو؟ فضا نے ناک پر اینک جما کر اشتیاق سے پوچھا. آخر لڑکیوں والا گھر ہے، لڑکیاں نہ ہوئیں ڈیکوریشن پیس ہو گئیں. جو پسند آیا اٹھا کر اپنے گھر میں سجا لے گا. مجھے تو اس دوڑ سے دور ہی رکھو. مریم نے انگور کھاتے ہوئے بے نیازی سے کہا. اس نے BSc کے بعد کمپیوٹر سینٹر جوائن کر لیا تھا. نہیں کرنا تو خیر، مجھے سائیکالوجی میں PhD ہے، اس لیے شادی کا دور دور تک ارادہ نہیں. باقی تو بس یہ شابی بچتی ہے. اس نے شابی کو دیکھا، مگر وہ پوری طرح فلم میں منہمک تھی. کیبل کا تار جنید کے کمرے میں تھا، اور کبھی کبھار اچھی طرح صاف ستھری مووی آ رہی ہوتی تو وہ خود ہی انہیں بلا لیتا اور خود اپنے کسی کام سے نکل جاتا. مگر بقول شابی، اب اس عمر میں کم از کم یہ فیصلہ تو ہمیں خود ہی کرنا چاہیے کہ کون سی فلم اچھی ہے اور کون سی بری، کون سی مووی دیکھنی ہے اور کون سی چھوڑنی ہے. اس لیے جب بھی فضا کالج اور مریم کمپیوٹر سینٹر سے واپس آ کر کھانا کھانے کے بعد فارغ ہوتی اور امیاں کیلولا فرماتی، شابی تو خیر گھر میں ہی رہتی تھی کہ پرائیویٹ MA کر رہی تھی، تو تینوں جنید کے کمرے میں گھس جاتی. اطمینان سے فلم دیکھی جاتی. ادھر گیٹ پر بیل سنائی دی، ادھر تینوں اپنے کمرے میں. اس کوشش میں کبھی فلم کا پہلا حصہ دیکھا جاتا تو کبھی آخری، مگر فلم کبھی نہ کبھی تو پوری ہو ہی جاتی تھی. تایا ابو شارجہ میں ملازمت کرتے تھے، سال 2 سال بعد ہی چکر لگاتے تھے. جنید ان کا بڑا بیٹا تھا، حال ہی میں اس کی جاب ہوئی تھی. اب تو تایا بھی سوچنے لگے تھے کہ مستقل واپس آ جائیں. جنید کے بعد مریم اور فضا تھیں، پھر عظیم. سب سے چھوٹا ہونے کی بنا پر کسی گنتی میں نہ آتا تھا، جبکہ جنید کو ہمیشہ بڑے بیٹے کی بنا پر خاصی توجہ اور اہمیت ملتی تھی. سو اس کے مزاج میں تہکمانا اور بڑا پن کچھ زیادہ ہی تھا. گیٹ پر بیل ہوئی. کمرے میں ہڑبڑ مچ گئی تھی. فضا سب سے پہلے کمرے سے بھاگی تھی. شابی نے اپنے جوتے اٹھائے. مریم نے سب کچھ آف کیا اور بھاگتی ہوئی لان میں آ بیٹھی. مگر آنے والا عظیم تھا، کالج سے آیا تھا. مریم اسے کھانا دینے اٹھ گئی. واپس آئی تو انگوروں سے بھری ٹوکری ساتھ تھی. ایش کرو، آئس کریم بھی ہے، ذرا ٹھہر کر کھائیں گے، آج تمہیں پے ملی ہوگی. بالکل. دانا دانا انگور ڈونگتے ہوئے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں. تبھی ہارن کی آواز پر چوکیدار نے گیٹ کھولا تھا، اور آنے والی ہستی کو دیکھ کر وہ تینوں متحیر رہ گئیں. سفید پینٹ، انگوری شرٹ اور گلے میں اسکارف، اپنے گھنگریالے بالوں کو اونچی سی پونی میں قید کیے وہ بڑی سی گاڑی سے نکلی تھی. ہائے، کندھے پر بیگ اور دوسرے ہاتھ میں موبائل لے کر گاڑی کا دروازہ بند کر کے وہ وہیں سے پکاری تھی. یہ رومیہ بی بی کو آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ رومیہ نجمہ کی کزن کی بیٹی تھی، بلکہ اکلوتی لاڈلی اور نکچڑی بیٹی. دولت کی فراوانی تھی، سو ناز و نام میں پلی، نخرہ بلا کا تھا. خاندان کی لڑکیوں میں اس کے متعلق کبھی بھی اچھی رائے نہیں پائی گئی. کچھ اس کی بے تحاشا دولت اور خوبصورتی سے حسد کرتی تھیں تو کچھ اس کی آزادی سے خائف تھیں. کچھ مریم، فضا اور شابی جیسی تھیں جنہیں اس کا نخرہ اور غرور برا لگتا تھا. البتہ خاندان کے لڑکوں سے اس کی ہائے ہیلو ضرور ہو جاتی تھی، اور کبھی نہ کبھی کسی کو دوستی کا شرف بھی وقت دیا جاتا. مگر اس کی یہاں موجودگی، ہائے، میں یہاں سے گزری تھی، سوچا تم سے ملتی جاؤں. مقام حیرت. مریم بڑبڑائی، پھر اسے بیٹھنے کو کہا. وہ کرسی پر ٹانگ جما کر بیٹھ تو گئی، مگر فوراً ہی اس کے ماتھے پر پسینے سے قطرے جھلملانے لگے. تم لوگ اتنی گرمی میں کیوں بیٹھی ہو؟ گرمی تو نہیں، اچھی بھری ہوا چل رہی ہے، شابی نے آرام سے کہا اور انگور کھانے لگی. اسے بھی دعوت دی مگر اس نے انکار کر دیا. مریم اس کے لیے کولڈ ڈرنک لے آئی.
शायद एसी से निकलकर ज़्यादा फील हो रहा है। ड्राइंग रूम में चलें? नहीं, मैं बस कुछ ही वक्त ठहरूंगी। वो कोल्ड ड्रिंक के सिप लेने लगी। रोमी आपी, आपने गाड़ी बदल ली है? फिजा ने उसकी शानदार गाड़ी को ललचाई नज़रों से देखा। अब तो पुरानी हो गई है, पापा ने मेडिकल में एडमिशन की खुशी में लेकर दी थी। वो लापरवाही से गोया हुई। आंटी लोग कहाँ हैं? आंटी लोग इस वक्त कैलोला फरमाती हैं, शाबी ने जवाब दिया। क्या करती हैं? उसने अचंभे से पूछा। आराम आराम करती हैं इस वक्त। आई सी, जरा आप कब तक वापस आ जाते हैं? लहजा सरसरी सा था। वो तीनों चौंकी, फिर एक दूसरे को देखकर भूम सा मुस्कुराई। तो ये वजह थी रोमिया की मौजूदगी की। कोई टाइम फिक्स नहीं है, किसी भी वक्त आ सकते हैं, हो सकता है देर से आए। जवाब मरियम ने दिया था। आपको कैसे पता चला? ज़रियाब भाई आए हुए हैं। फिज़ा से रहा नहीं गया था। परसों आए थे ना हमारी तरफ, उसने बताया। तुम लोगों के साथ गपशप रहती होगी ज़रियाब की। अरे नहीं, हाँ तुम लोगों का माहौल भी तो खासा विज्ञानुसी सा है। वो ग्लास रखकर खड़ी हो गई। सभी को उसकी ये बात बुरी लगी थी। शाबी कोई करारा से जवाब देना चाह रही थी कि मरियम मतानत से बोली, ये बात नहीं है, लेकिन हम लोग एक हद में रहने के कायल हैं। वही ना, मैं चलती हूँ। ज़रियाब आए तो उसे मेरे बारे में बता देना। क्या चीज़ है ये? उसके जाने के बाद शाबी ने पूछा। जो भी है, मगर उसकी गाड़ी बहुत शानदार थी, और वो भी ज़ाती। फिज़ा ने उसकी लंबी गाड़ी को तब तक देखा था जब तक गेट से गायब ना हो गई थी। हमने तो जैसे कभी गाड़ी देखी ही नहीं। शाबी को बुरा लगा। गाड़ी जुनैद भाई की है और उनसे चोरी छुपे ड्राइव कर लेने से अपनी नहीं हो जाएगी। तुम फिक्र नहीं करो, कभी मेरे पास अपनी गाड़ी भी होगी। ये तो इसी सूरत में हो सकता है कि तुम जुनैद भाई से शादी कर लो। फिज़ा ने मशवरा दिया। वो तुम्हें फ़ौरन गाड़ी ले देंगे, वो मुझे चलती गाड़ी के नीचे दे देंगे, और मुझे कोई शौक़ नहीं सारी उम्र तुम्हारे भाई के माथे के बल गिनती रहूं। बच्चू, अगर जुनैद भाई ने इशारा भी कर दिया तो सबके वोट उन्हीं की तरफ होंगे। कुछ भी नहीं कर सकोगी तुम, फिक्र नहीं करो। इनकी नज़र में मैं खासी बेवकूफ़ लड़की हूँ। जाहिर है वो बेवकूफ़ सी लड़की से शादी तो हरगिज़ नहीं करेंगे। उसने इत्मीनान से हाथ झाड़े। ये वाहिद मामला था जिसमें वो ख़ुद को बेवकूफ़ बल्कि अहमक तक साबित करने पर आमादा हो जाती थी। और अगर अम्मी ने इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया तो तो मैं सचमुच किसी चलती गाड़ी के नीचे आ जाऊंगी, मगर तुम्हारे भाई से शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। उफ़ो, कितना नखरा है मोहतरमा में। जुनैद भाई कोई तुमसे शादी को मरे नहीं जा रहे, बहुत लड़कियां हमारे भाई के लिए, तो ब्याह दो इन्हें। इन्हीं से मेरी पीछे क्यों पड़ जाती हो? शाबी ने मक्खी उड़ाई। वो तो मुझे ही तुम जैसी फिमनी नाक और फीके शलजम जैसी लड़की को भाभी बनाने का शौक़ चुराया था। क्या? और तुम क्या हो? मरियम ने सर पकड़ लिया। वो शुरू से जानती थी दोनों की बहस यही रुख अख्तियार करेगी। रात को खाने पर अचानक शाबी को याद आया, ज़रियाब भाई आज रोमिया आई थी। तो फिर? अपनी प्लेट में चावल निकालते निकालते ज़रियाब ने रुक कर कतरे हैरत से पूछा था। बल्कि सभी ने हैरत से देखा था कि आखिर ये इत्तला सिर्फ उसी को क्यों दी गई। नहीं, मेरा मतलब है कि वो आज आपसे मिलने आई थी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद चली गई। सबके एकदम मुतवज्जो होने पर वो गड़बड़ा सी गई थी। तुम एहसन भाई की तरफ गए थे बेटा? सायरा ने पूछा। जी, परसों गया था। बहुत अच्छा किया। सायरा और नजमा की निगाहें आपस में टकराईं, जबकि वो इस इत्तला को बगैर कोई अहमियत दिए दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। ज़ुबैर चले जाती हैं तो मेरे पास सवाए ख़ुद को घर के कामों में मसरूफ़ कर लेने के और कोई मसरूफियत नहीं होती, और कामों की यहाँ कमी नहीं। कपास की चुनाई का मौसम है, छत कपास की छड़ियों से भर गई है और सहन कपास के सूखे टिड्डों से, जिनसे कपास की बची कुची फटियाँ चुनने के लिए मज़ारेन और कमी औरतों का आना जाना लगा रहता है। कपास चुन चुन कर ढेरियाँ बनाती जाती हैं और शाम ढले उजरत लेकर चली जाती हैं। इनमें हर किस्म की औरतें होती हैं, बूढ़ी, जवान, उधेड़ उम्र और कमसिन बच्चियाँ। वो औरतें भी जिनके सीने से चिपटे बच्चे अपने हिस्से का रिस्क वसूलते रहते हैं, और वो चपड़ चपड़ बातें करती जाती हैं। रज़िया का बच्चा तो बहुत ही प्यारा है, गुलाबी गुलाबी गुपलू सा। मेरा दिल चाहता है मेरा बच्चा भी ऐसा ही हो, ख्वाह बेटी हो या बेटा। हालांकि मेरी कितनी ख्वाहिश है कि वो बेटी हो। बेटियां माओं का दुख बांट लेती हैं ना। हालांकि सब चाहते हैं कि पहली औलाद बेटा हो। खैर, ज़ुबैर मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। वो कहते हैं जो भी हो बस तुम्हारे जैसा हो। इससे आगे कलम ज़रा देर को रुक सा गया था, ना जाने वो किस ख्याल में खोई थी। मैं यहाँ डायरी रोज़ाना नहीं लिख पाती हूँ, कभी कभी काम बहुत ज़्यादा होता है। मैं थक कर बिस्तर पर लेटती हूँ, तब भी नींद नहीं आती। फिर घर वाले याद आते हैं तो नींद बिल्कुल ही उड़ जाती है। फिर ना जाने कब आँख लगती है। हालांकि मुझे सुबह पहली अजान के साथ उठना होता है, मंधानी डालनी होती है। सच शुक्र मम्मी ने जहेज़ में बिजली की मंधानी दी थी। आटा गूंथती हूँ तब तक दूध की बाल्टियाँ आ जाती हैं, उसे उबलने और काढ़ने के लिए रखती हूँ। फिर तवे पर रोटियाँ पकाती हूँ। शुरू में सब गड़बड़ हो जाता था, कभी तवे में बालन लगाना भूल जाती तो कभी रोटियाँ पलटना। इतने बड़े तवे पर बस एक ही रोटी डाला करती थी, लेकिन अब यके बाद दिगरे 4 रोटियाँ डाल भी लेती हूँ और सेंक भी लेती हूँ, और यूँ 20-25 रोटियाँ आसानी से बना लेती हूँ। शुरू में तो रोना ही आ जाता था, कमर अलग अकड़ जाती थी। घर में अफराद तो हम 2 ही हैं, मगर ज़मीनों पर 6 नौकर हैं। खाना तीनों वक्त घर से जाना होता है। बहुत सोचती थी फूफो हाथ बटा दें तो ये कितना काम आसान हो जाए।
एक बार डरते डरते कहा भी। फूफो ने घूर कर देखा। सारी उम्र ये काम अकेले ही किए हैं हमने। चले छुट्टी हुई। आखिर रोते धोते हाथ चलाते ये काम भी सीख ही लिया। फिर सफाई सुथराई और वॉशिंग मशीन के मरहले से फारिग हूँ तो फिर से दोपहर के खाने का वक्त चलता। सूरज, तपती आग और मैं। मुफ्त की नौकरानी मिल गई ताई को। रिफत हंसती, वो भी बेजुबान किस्म की। कभी ताई ने सहन में झाड़ू तक न दी। कमी औरतें आती थीं, किसी ने झाड़ू संभाली, कोई आटा गूंदने लगी, आनन फानन सब काम हो जाते। ताई तो चौधराइन थी, अब भी हैं। और आप, वो हंसी चली जाती, मैं लब भींच कर रह जाती। मम्मी कहती थी तुम्हें वहाँ बहुत मुख्तलिफ माहौल मिलेगा, लेकिन इस माहौल को अपनाने की कोशिश करना। शादी के इब्तदाई चंद साल बहुत मुश्किल मगर बेहद अहम होते हैं। ये अरसा हौसले से गुजारोगी तो बाकी वक्त तुम्हारा होगा, और मैं शायद अपना हौसला आजमा रही हूँ। अक्सर सोचती हूँ ज़ुबैर से इस सिलसिले में बात करूँ, फिर सोचती हूँ बहुत गैर अहम सी बातें हैं, घर की काम की ही तो हैं, ख़त्म हो ही जाते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही अजीब सी बात हो गई। कल सारा काम समेट कर मैं बरामदे में आ बैठी। दोपहर के खाने का वक्त था। औरतें 1.5-2 घंटे की छुट्टी करती हैं। बस अम्मा नज़ीना रह जाती, अपने रेशा ज़दा हाथों से फटियाँ चुनती रहती, और यूं ही दोपहर ढल जाती। मैं उसके चेहरे के तादाद झुर्रियों में बरसों का सफ़र करती थी। जब फूफो बाहर जा रही थी और वो जाते हुए कभी नहीं बताती थी कि कहाँ जा रही हैं, मगर उस दिन पलट आई। मैं ज़रा फातिमा की तरफ जा रही हूँ। जी, मैंने अस्बात में सर हिला दिया। ये नज़ीना रोटी मांगेगी, मत देना, आदत पड़ गई है इन कमियों को यहीं से खाने की, फूफो कहकर चली गई थी। अब मेरी जुर्रत नहीं थी कि अम्मा नज़ीना को रोटी दे देती, मगर इनकार कैसे करती। मैं बैठती जलती कुड़ती रही। तभी अम्मा नज़ीना कमर पर हाथ रखकर खड़ी हुई। मैं भी खड़ी होगी। मैंने सोचा कमरे में चली जाऊं, इनकार की अजियत से तो बच जाऊंगी, मगर उसने पुकार लिया और वही सवाल कर रही थी, रोटी होगी। मैं शशोपंज में खड़ी थी। मेरे अकब में बावर्ची खाना था जिसमें से ताज़ा रोटियों की सूंधी सूंधी महक आ रही थी। अम्मा, रोटियां तो ख़त्म हो गईं, कहो तो बना दो। मैंने मुश्किल से कहा था। ना दिए, अब कहाँ चूल्हा गर्म करोगी। वो झुकी झुकी कमर के साथ चली गई। मैं निदामत में घिरी रही। अपनी बुज़दिली पर गुस्सा भी आया। एक रोटी लपेट कर दे देती कि अम्मा घर जाकर खा लो, मगर फिर फूफो का क्या होता। इन्हें पता चलता तो साफ कह देती, तुम्हारे बाप का माल है जो यूं लुटा रही हो। मगर मुझे सारा दिन बेचैनी सी लगी रही थी। लेकिन अगले दिन मेरे वजूद ने हिलने से इनकार कर दिया था जब फूफो ने ताज़ा पराठा बनाया और चाय का प्याला भरकर अम्मा नज़ीरा को दिया था। अम्मा नज़ीरा एक तवातर से इन्हें दुआएं देती रही थी। शादाब के पेपर क्या शुरू हुए, गोया भंचाल आ गया। खाना पीना सब भूल गया, बहुत सा पढ़ने वाला बाकी था। सो अब हाथ पांव फूल रहे थे। नहीं याद होता तो सायरा की गोद में सरक कर रो पड़ती। वो दूध में बादाम घोल घोल कर पिलाती। ज़रियाब को कोफ्त होने लगी। उसका गैर संजीदा और लाउबाली अंदाज, बात बे बात रो देना, चिढ़ होने लगी थी। लड़कियों को जिम्मेदार, संजीदा और बोल्ड होना चाहिए। शाबी को बसोरते देखकर उसने सोचा था आज उसका पेपर था। नाश्ते की मेज़ पर भी वो किताब समेत मौजूद थी, रोमिया की तरह। उसे अचानक ख्याल आया तो वो चौंक सा गया। हाँ, रोमिया की तरह खूबसूरत, बोल्ड और शोख। आंटी बहुत दुआ कीजिएगा, शाबी कह रही थी। नजमा स्कूल की प्रिंसिपल थी। उसे ढेरों हदायत देकर स्कूल चली गई थी। मरियम ने उसके कपड़े इस्त्री किए थे। फिज़ा ने रोल नंबर स्लिप, पेन और दीगर चीज़ें पूरी करके दी थीं। ज़रिया बेटा, शाबी को छोड़ आओ, सायरा ने कहा। वो कुछ मुतज़्ज़ब सा था। हाँ, जुनैद तो सुबह ही निकल गया, वापसी पर वो ले लेगा। वैसे मैं खुद भी जा सकती हूँ, ड्राइविंग आती है मुझे। उसे परेशान देखकर शाबी ने जताया, ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। ज़रियाब ने पलटकर उसे देखा। उफ़ो, मेरी स्लिप ये रही, फिज़ा झुंझला कर बोली। ज़रियाब ने चाबियां उठा ली, ज़रा जल्दी निकलो, एक तो ये भी जुनैद भाई की दूसरी शक्ल है। सब चीज़ें संभालते हुए पीछे भागी। हाय की आवाज़ पर ज़रियाब पलटे बगैर बता सकता था कि कहीं ठोकर लगी है। एक तवील सांस लेकर पलटा। सफ़ेद चूड़ीदार पजामा, ऑरेंज शर्ट, दुपट्टा जिस पर सफ़ेद फूल कढ़े थे, सफ़ेद नाजुक सी चप्पल, शादाब चेहरे पर घबराहट के रंग, और सब कुछ समेटती गाड़ी में आ समाई। जब तक गाड़ी रोड पर आई वो कंधों तक चंद नोट्स फैलाए मुनमक थी। हल्की सी बुड़बुड़ाहट गाड़ी की खामोश फिजा में नन्हे शिगाफ डालती थी। माहिर मुआशियात बाउले, आजमाइश की माकूलियत। पाकिस्तान में ज़रियाब के आसाब पर झुंझलाहट सवार हो गई। वही कोफ्त और बेजारी जो पिछले कई दिनों से महसूस कर रहा था। 1974 में वह हर सफ़े पर सरसरी सी निगाह दौड़ा रही थी। तभी ज़रियाब ने उसके हाथों से नोट्स खींचे और अकब में उछाल दिए। शाबी ने बौखलाकर उसे देखा। पेपर से चंद मिनट पहले खुद को पुरसकून रखने की कोशिश करते हैं। जो कुछ तुम पढ़ रही हो क्या समझ में आ रहा है? उसका लहजा मध्यम और संजीदा था। हाँ, मगर मुझे 2 सवाल देखने हैं। ज़रियाब ने कोई जवाब ना दिया तो वो दिल ही दिल में उसे कोसती सीधी हो बैठी। गाड़ी कॉलेज के दरवाजे के सामने रुकी तो वो उतरते उतरते रुक गई। अब तो ले लो। ज़रियाब बाहर निकला, पिछला दरवाज़ा खोलकर बिखरे नोट समेटकर उसके हाथ में दिए। हवा में तेज़ी आ गई थी। वो बड़ा सा दुपट्टा संभालती दूसरे हाथ से नोट्स पकड़कर भागी, फिर रुक गई। मौसम ख़राब हो रहा है, जुनैद भाई से कहिएगा वापसी पर ज़रूर पिक कर लें। ज़रियाब ने हल्के अस्बात में सर हिलाया।
गेट पर ही फौजिया मिल गई। पेपर की तैयारी, पहले ये बताओ आई किसके साथ हो? फौजिया के लहजे में इश्तियाक ही इश्तियाक था। कज़न है मेरे। उसे पेपर की पड़ी थी, अफरा तफरी में जवाब दिया। क्या शानदार बंदा है। फौजिया के लहजे में कुछ ऐसा था कि उसने पहले फौजिया को और फिर पलट कर ज़रियाब को देखा। स्याह बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में ले लिया था। एक पल को उसे लगा कि इर्द गिर्द की हर चीज़ गायब हो गई है, बस सर पर झुका स्याह बादलों से ढका आसमान था, बुलंदो बाला झूमते दरख्त, और इस तमाम मंजर पर छाया ज़रियाब मुर्तज़ा हमदानी। स्याह पैंट और स्याह हाफ स्लीव्स की शर्ट में उसका दराज कद कुछ और नुमायाँ हो रहा था। शाबी के यूं देखने पर वो गाड़ी में बैठते बैठते रुक गया। सर के हल्के से इशारे से उसका मसला भी पूछा। शाबी ने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिलाया और पलटकर बेहद तहीर से फौजिया से कहने लगी, कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे कज़न इतने हैंडसम हैं। तुम्हारे नज़दीक की नज़र खासी कमज़ोर वाक़ई हुई है। दोनों हंसते हुए अंदर चली गईं। वापसी पर भी ज़रियाब को ही आना पड़ा। जुनैद मसरूफ़ था। शाबी का चेहरा मुरझाया हुआ था। ज़रियाब को लगा अगर इसने पेपर के बारे में पूछ लिया तो वो अभी रो देगी, और पूछने की ज़रूरत ही क्या थी। रिज़ल्ट उसके चेहरे पर लिखा था। सारा रास्ता बेहद खामोशी में कटा। गाड़ी रुकते ही वो अंदर भागी और बग़ैर इधर उधर देखे सीधे अपने कमरे में। इसे क्या हुआ? सायरा ने ज़रियाब से पूछा। वो कंधे उचका कर रह गया। मैं देखता हूँ। अजीम सीढ़ियाँ चढ़ गया। यकीनन पेपर अच्छा नहीं हुआ, वो बुड़बुड़ाई। वो कारपेट पर बैठी बेड पर दोनों बाजुओं में चेहरा छुपाए ज़ारों की तार रो रही थी। अजीम बेड पर बैठ गया। अच्छा, इस तरह रोने से क्या होगा? तसल्ली देने को मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। आहिस्तगी से उसके बाल सहराने लगा। और ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ, तकरीबन हर साल यही तो होता है। अब तो सब आदी हो गए हैं, तुम्हें भी हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सप्ली आ जाएगी, कोई बात नहीं, दोबारा दे देना। आखिर बीए में भी तो ये सब इस पंजाबी फिल्म के विलन की वजह से हुआ है। वो सर उठाकर फट पड़ी। कल तुम लोगों ने पंजाबी फिल्म देखी थी? अजीम ने तासुर से सर हिलाया। ये तो फिर होना ही था। तुम्हारे इस ज़रियाब भाई की बात कर रही हूँ। हैं? इनका क्या कसूर? और कुछ तो खुदा का खौफ करो। हॉलीवुड का हीरो करारदाद बंदा तस्लीम भी करे, पंजाबी फिल्म और वो भी विलन। तुम्हें पता है अजीम, वही सवाल आ गया, अगर वो मुझे पढ़ लेने देते तो। बाकी 4 सवालों का क्या हुआ? मुतबस्सम निगाहें। 3 तो मैंने लिख दिए और चौथा उसने फाइल से पेपर खींचा। ये सवाल मुझे आता था मगर ये वहाँ नहीं था, और अब ये पेपर में है, जबकि ये कमरा इम्तिहान में मुझे नज़र ही नहीं आया, हालांकि ये मुझे आता था। वही पेपर को पूरा ना पढ़ने की बीमारी। अजीम उसे देखता रहा और वो फिर से रो रही थी और बार बार सवाल पढ़ रही थी। उसके होंठ फैले। उसने जब्त की कोशिश भी की मगर दूसरे पल मुंह पर हाथ रखता पीछे को उलट गया। उसके कहकों से कमरा गूंजने लगा। आज ज़ुबैर ने एक बहुत ही अजीब बात कही और मैं हक्का बक्का सीने देखती रह गई। आज वो लॉन के सूट पीस लेकर आए थे, 2 मेरे और 2 पुप्पो के लिए। बहुत खूबसूरत कलर और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन। ज़ुबैर की चॉइस वाकई बहुत आला थी। मुझे पता था आज ज़ुबैर को आना है, इसलिए मैंने सारा काम पहले ही समेट लिया था। कुछ अच्छी सी डिशेस बनाकर फ्रीज़ कर दी थी। पुप्पो के सर में शायद दर्द था, वो सारा दिन कमरे में बंद रहीं। मैंने 1-2 बार पूछा कि खाना ला दूँ या कुछ और बना दूँ। उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया। मुँह से भी कुछ नहीं बोले। कभी कभी उनका रवैया वाकई बहुत अजीब सा हो जाता है। वो इतनी अजनबी बन जाती हैं कि मज़ीद बात करने की हिम्मत ही नहीं होती। शाम ढलने लगी तो मैंने एक बार फिर सुर्ख फर्श पर गीला कपड़ा फेर दिया। फर्श मज़ीद सुर्ख हो गया। सतून से लिपटी बेलें भी धो डालीं। सुर्ख फर्श के पस मंज़र के साथ उनका सब्ज़ रंग कुछ और निखर आया था। ये बेल मेरी फरमाइश पर ज़ुबैर ने लगाई थी, बल्कि जब शादी के बाद मुझे पता चला कि ज़ुबैर मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे और मुझे यहीं गांव में फुप्पो के साथ रहना होगा, तो मैं फितरी तौर पर परेशान और हरासा हो गई थी। गांव का माहौल और फुप्पो का मिजाज। मगर मैं ज़ुबैर की मजबूरियां भी समझती थी। वो फुप्पो के इकलौते बेटे थे। फुप्पो उनके जाने के बाद बिल्कुल तन्हा हो जाती हैं और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनकी तन्हाई बांटूँ और उनका ख्याल रखूँ। और अब तक मैं यही सोचती हूँ कि मैं ये सारे काम किस तरह करूँ। वो तो घर में होती ही नहीं, और जब होती हैं तो अपने कमरे में बंद। कभी दिल कड़ा करके पास जा बैठूं तो यूँ लगता है मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ। उनके चेहरे के तासरात इतने बर्फीले होते हैं कि फिर मुझे उठना ही पड़ता है। और अब मैं सोचती हूँ कि मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरी तन्हाई कौन बांटेगा। बात ना जाने कहाँ से कहाँ निकल गई। मैं तो उस दिन का जिक्र कर रही थी जब ज़ुबैर को आना था, और वो बेल, हाँ तब वो बेल वहाँ ज़ुबैर ने लगाई थी कि मैं कई बार उनसे कह चुकी थी कि घर में कुछ फूल पौधे तो होने ही चाहिए। जब मैं बहुत याद आऊँ तो उसे पानी देना और उससे मेरी बातें करना। उनके शरीर लहजे में चिढ़ सी गई। भला ये बेल उनकी नेमुल बदल हो सकती है? ये बेल उनकी नेमुल बदल नहीं थी, मगर उनके जाने के बाद मैं वाकई उससे बातें करने लगी थी। ज़ुबैर की बातें और बहुत सी ऐसी बातें जो मैं ज़ुबैर से भी नहीं कर सकती थी। चंद महीनों में ये बेल बहुत फैल गई थी और अब तो इस पर सफ़ेद फूल भी आने लगे हैं।
खैर उससे फारग होकर मैंने नहा कर वो पिंक सूट पहना जिस पर रेशम के फूल बने थे और मम्मी ने मुझे लेकर दिया था। हल्की लिपस्टिक, हल्की सी हमरंग ज्वेलरी पहनकर मैं तैयार हो गई थी। बहुत देर इधर उधर टहलने के बाद मुझे एहसास हुआ फूफो जाली के दरवाजे के अकब से बार बार झांक रही हैं। मुझे शर्म सी आ गई, ऐसी भी क्या बेताबी। मैं कमरे में आकर मैगजीन खोलकर बैठ गई और इंतज़ार करते करते ना जाने कब मुझे ऊँघ सी आ गई। शायद सारे दिन की थकावट का असर था और जब आँख खुली तो बाहर से ज़ुबैर की आवाज़ आ रही थी। अरे ये कब आए? मैं हड़बड़ाकर उठी, बाल उलझ से गए थे। जल्दी जल्दी ब्रश करके चेहरे पर मुस्कुराहट सजाती बाहर आ गई। ज़ुबैर स्कंजबीन पी चुके थे जो कि मैं बनाकर फ्रिज में पहले ही रख दी थी। खाली जग सामने पड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, मैंने आहिस्तगी मगर खुशदिली से कहा। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबैर ने नज़र भरकर मेरी तैयारी को देखा मगर चेहरा संजीदा ही था। खाना लगाऊं? नहाकर खाऊंगा। मैं फूफो के पास बैठ गई। चारपाई पर कुछ सूट पड़े थे। ये दो तुम्हारे हैं, दो अम्मी के, ज़ुबैर ने आहिस्तगी से बताया। बहुत खूबसूरत है ना फूफो? मैंने खुश होकर तायीद चाही। फूफो ने हल्की सी हूँ पर इक्तफा किया। तभी मुझे एहसास हुआ माहौल में कुछ कशीदगी सी है। फूफो खुलकर बात नहीं कर रही थी बल्कि वो ज़ुबैर से कोई बात करती भी थी तो इतनी आहिस्ता के उतने करीब होते हुए भी मेरी समझ में कुछ ना आता। ज़ुबैर की निगाहें बार बार मेरी तरफ उठ रही थीं मगर इन निगाहों में मेरे लिए ना कोई पैगाम था और ना वारफतगी। मैंने कुछ उलझकर फूफो की तरफ देखा। वो ना जाने की सोच में डूबी थी। मैं बेअख्तियार क्या उठी। अरे फूफो, आपने कपड़े नहीं बदले? हालांकि मैंने दोपहर में ही कपड़े इस्त्री करके बाथरूम में लटका दिए थे, अब बदलूंगी। उन्होंने अब पर जोर दिया तो ज़ुबैर ने उनका हाथ थामकर उसकी पुश्त पर बोसा दिया। अम्मी जाएं, पहले नहा लें। फूफो ने बेहद प्यार से ज़ुबैर के सर पर हाथ फेरा और नहाने चली गई। मैं दनस्ता सूटों की तरफ मुतवज्जो हो गई जब ज़ुबैर ने वही बात की। अम्मी का ख्याल रखा करो नायाब। रखती तो हूँ, कामों में उनका हाथ बटाया करो, पास बैठा करो, बातें किया करो। ज़ुबैर कह रहे थे और मैं हक्का बक्का इन्हें देख रही थी। फूफो ने आपसे कुछ कहा? नहीं, लेकिन क्या मुझे खुद एहसास नहीं हो सकता? वो उठकर अंदर चले गए। कैसा एहसास? मैंने परेशान होकर सोचा और वहीं बैठकर अपना मुहासबा करने लगी। कहाँ कोताही हुई, कहाँ कमी रह गई? ऐसा क्या हुआ कि ज़ुबैर ने ये सब कहा? कुछ समझ में नहीं आता था मगर बहुत सी ऐसी बातें ज़रूर गिरफ्त में आने लगीं जो इससे पहले मैं नज़रअंदाज कर देती थी कि छोटी छोटी बातें नज़रअंदाज कर देना ही अच्छा है, मगर अब इस लम्हे बहुत कुछ समझ में आया था। अरे मैं अहमक ही रही, इतना अरसा ये भी ना समझ सकी कि जब मर्दों के घर आने का वक्त हो तो चेहरे पर थकन और मिलजे लिबास में ख़ुद को बेहद मसरूफ़ साबित करना चाहिए। और समझ भी कैसे सकती थी? मैंने तो मम्मी को हमेशा सज संवर कर पापा का इस्तकबाल करते देखा था और पापा का वो शरीर सा अंदाज, सारी थकन उतर गई। जिस दिन ज़ुबैर के आने का वक्त होता मैं साफ़ सुथरे लिबास में खुशबू में बसी उनकी मुंतज़िर होती और इतना गौर भी ना किया कि सारा दिन फारिग रहने के बाद फुप्पो को ऐन उस वक्त कोई ना कोई काम क्यों सूझ जाता। मगर ज़ुबैर तो देखते थे वो जब भी घर आते माँ थकन ज़दा चेहरा लिए मसरूफ़ नज़र आती, कभी सीढ़ियाँ धोती, कभी बर्तन, तो कभी कोई ना कोई कपड़ा सर्फ में भगोए और यकीनन वो दिल ही दिल में ममनू हो जाते कि उनकी बीवी शहर की है और ऐसे कामों की आती नहीं और माँ ने अपनी बहू का बहुत ख्याल रखा है। अगर कभी दबे लफ्ज़ों में मुझसे कहा भी तो मैं समझी बस यूं ही ताकीद के लिए कह देते हैं, और अगर अब मैं इनसे ये सब कहूँ तो क्या वो मेरी बात का यकीन कर लेंगे? इससे आगे बस कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींची गई थीं। शाबी के पेपर ख़त्म हुए तो जहाँ उसने सुख का सांस लिया था वहीं बाकी सब घर वालों ने भी शुक्र का कलमा पढ़ा। शाबी इस बात पर उड़ी फिर रही थी कि बाकी के सारे पेपर्स खिलाफ तवक्को अच्छे हो गए थे। सुबह जल्दी उठने की आदत तो थी ही, अजीम को लेकर टहलने के लिए निकल जाती। वापसी पर नाश्ते की जिम्मेदारी नजमा ने उसी के सुपुर्द कर दी थी कि बेटियों के सारे लाड उठाने के साथ साथ बहुत शुरू से इन्हें घरेलू कामों में भी लगाए रखती थी। नाश्ता बनाकर सबको देने के बाद वो टीवी के सामने विराजमान हो जाती, नाश्ता करती, अखबार चाटती, मूड होता तो मुलाजमा के सर पर खड़ी होकर सफाई करवाती वरना चैनल बदलती रहती। मुलाजमा के ऐश होते, सायरा दोपहर के खाने की तैयारी करती तो सब्ज़ी भी यहीं काटी जाती, बातें भी होती और टीवी भी देखा जाता। उसकी बातों में सादगी और बेसाख्तगी होती। सायरा तो मुस्कुराती रहती और दिल ही दिल में सोचती काश जुनेद मान जाता तो ये चहकती बुलबुल इसी आंगन की रौनक को बढ़ाती रहती। मगर जुनेद को वो बेवकूफ़ लगती थी। हालांकि वो ज़रा लाउबाली थी, कुछ उम्र का तकाजा था कि कुछ लाड प्यार की वजह चंद साल गुजरते जिम्मेदारी पड़ती तो मिजाज में खुद ब खुद तब्दीली आ जाती। मगर इन लड़कों को कौन समझाए, दिलों में छुपे खुलूस और मोहब्बत नहीं जांचते, इन्हें तो बस चपड़ चपड़ बातें करती लड़कियां चाहिए, चाहे आते ही घर वालों को कोने में लगा दें वो दिल महसूस कर रह जाती। ज़रिया आपको वो सुबह जॉगिंग से वापसी पर नज़र आती थी, पसीना पसीना चेहरा लिए, अजीम से किसी बात से झगड़ती हुई, फिर टीवी के सामने चाय का कप हाथ में लिए सायरा को ड्रामे की पिछली किस्त का खुलासा आवाज़ बुलंद सुनाती। दोपहर को लौटता तो रिसाला हाथ में होता, वही लाउंज में विराजमान सेब खा रही होती। सायरा किचन में होती। ज़रिया आपके ऊपर भी खासा बुरा इंप्रेशन पड़ा था।
नालायक खाने और टीवी की शौकीन बातें बनाने में माहिर। अब अगर लंच पर सायरा सबको बता रही थी कि ये दम के कबाब और सालन शाबी ने बनाए हैं, तो ज़रियाब कुछ तंजन ही मुस्कुराया था। इसी वक्त रोमिया का फ़ोन आ गया। वो माजरत करके उठ गया। सायरा ने खासी तशवीश से इससे ऐसे देखा और फिर नजमा से भी जिक्र किया था। परेशान तो वो भी हुई थी। रोमिया और ज़रियाब में जितनी तेज़ी से दोस्ती परवान चढ़ी थी, सारे ख़ानदान में चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी। तुम कुछ परेशान हो रुबाब? मैं ये जुमला सुनकर ज़रा सा रुक गई। आज बहुत दिनों के बाद ज़ुबैर को मेरा चेहरा पढ़ने की फुर्सत मिली थी। नहीं तो फिर चुप क्यों हूँ? अम्मी ने कुछ कहा? ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं वार्डरोब से कपड़े निकालकर बैग में भरती रही। शायद तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। ना जाने ज़ुबैर को ये ख्याल क्यों आया था। मैं ठटक सी गई और बेअख्तियार पूछने लगी, ये आपसे किसने कहा? तुम्हारे रवैये ने। उन्होंने अकब से आकर दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। मेरे रवैये को क्या हुआ है? मैंने पलट कर कदरे हैरत से पूछा तो वो बेअख्तियार मुझ पर झुक गए। इतनी नाजुक सी हो पर दिल गोया पत्थर का पाया है। आप तो बस यूं ही, कभी तो अपने दिल की बात बता दिया करो। अब तो आप जा रहे हैं। वो भी मेरे लहजे की उदासी महसूस कर गए थे, इसलिए उदास हो। मैं खामोशी रही तो वो झुंझला से गए। एक तो मैं तुम्हें समझ नहीं पाता कि मामी ने तुम्हारी तरबियत किस तरह की है। मजाल है कि कभी कोई बात खुलकर बताओ। उदासी है तो तुम्हारे अंदर बसती है, परेशान हो तो गुमसुम हो जाती हो। खुशी का अंदाज़ा महज तुम्हारी एक मध्यम मुस्कान से होता है। यार खुलकर कहा करो, खुलकर हंसा करो, सर्दियों की बारिश की तरह। बस किनमिन किनमिन होती है। कभी तो सावन का बादल हो जाओ, कभी तो खुलकर सैराब करो। वो झुंझलाकर कहते कहते शोक हो गए। मेरा मिजाज ही ऐसा है। मेरे लहजे में बेबसी थी। तो बदलो इस मिजाज को। उदास हो तो कहो तुम उदास हो। इससे क्या होगा? शायद तुम्हें साथ ही ले जाऊं। तो फिर मुझे साथ ही ले जाए। वो जो बहुत ही लाइट से मूड में थे, मेरे संजीदा लहजे पर ठटक कर देखने लगे। तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम है? मैंने बड़ी मायूसी से नफ़ी में सर हिलाया था। अब इन्हें और क्या क्या बताती कि इस बार उनका जाना मेरे अंदर कितनी गहरी उदासी बो रहा है। मुझे लगता है मैं अंदर से खाली हो रही हूँ। और वो कह रहे थे, मैं जानता हूँ रुबाब, अम्मी की नेचर ज़रा और तरह की है। इनका रवैया तुम्हारे साथ रवायती सास वाला है, लेकिन खुद को उनकी जगह रखकर सोचो। मैं इनकी उम्र भर की कमाई हूँ। बेवगी के बाद जिस तरह उन्होंने ज़मीनों का इंतज़ाम संभाला और जिस तरह मेरी तालीम और तरबियत की, मामी ने तुम्हें बताया ही होगा। हाँ, मम्मी ने कुछ बताया तो था। बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इन्होंने मेरे लिए। अब वो मुझसे अगर कुछ उम्मीद करती हैं तो क्या मैं उनकी उम्मीद तोड़ दूँ? रुबाब, इन्हें हमारे बच्चे की हमसे ज़्यादा खुशी है। मैंने इनसे दबे लफ्ज़ों में कहा था, मगर वो बेबसी से कंधे उचका कर रह गए। इनके ख्याल में अब तुम्हें लंबा सफ़र नहीं करना चाहिए। अभी बहुत वक्त है ज़ुबैर। हाँ, मगर अम्मी, पता नहीं ज़ुबैर इस मुकाम पर आकर इतने कमज़ोर क्यों हो जाते हैं। मैं इसको समझ नहीं पाती। और ज़ुबैर कहते हैं, जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में आएगा तब तुम इस जज्बे को समझ सकोगी। शायद वो ठीक ही कहते हो। जाने से कबल उन्होंने वादा किया था वो हर हफ्ते फ़ोन करेंगे। एक तो ताया जमील के घर फ़ोन सुनने जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने फ़ोन लगवाने की बात की तो फूफो ने तड़क कर कहा था, कम अज़ कम तुम इस घर को बदलने की कोशिश मत करो। ज़ुबैर ने मेरा हाथ दबाकर चुप रहने को कहा। वो चले गए हैं और मेरा कमरा कितना वीरान और सूना लग रहा है, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। और मुझे अभी से इनके फ़ोन का इंतज़ार रहने लगा है। पागल हूँ ना? अभी तो वो रास्ते में होंगे। सायरा बहुत दिनों से महसूस कर रही थी, नजमा कुछ चुप चुप सी है। इस वक्त भी मटर छीलते छीलते ना जाने किस सोच में डूबी हुई थी। एतवार का दिन था, इसलिए लाउंज आबाद था। लड़कियां टीवी लगाए अपनी सरगर्मियों में मगन थी। बातें भी हो रही थी, रिसाले भी कंघाले जा रहे थे। सायरा भी सब्जी वहीं ले आई थी। कुछ परेशान से लगती हो, पर खैरियत? हाँ, खैरियत ही है। स्कूल तो ठीक जा रहा है। हाँ, बस यूं ही लगता है थकने लगी हूँ। थकन कैसी? सायरा ने हैरत से इन्हें देखा। बहुत भागवान है वो औरत जिसे अपने शौहर के हाथों कब्र की मट्टी नसीब हो। उन्होंने एक सर्द आह भरी। नजमा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? फितरी तौर पर सायरा परेशान हो गई। नजमा जैसी मजबूत आसाब की औरत के मुंह से यह अल्फाज सुनकर इन्हें धचका सा लगा था। 2 बच्चियों के साथ बेवगी का ये तवील अरसा जिस हिम्मत और हौसले से उन्होंने गुजारा था, वो काबिल तहसीन था। अरे, तुम तो यूं ही घबरा गई सायरा, मैं तो यूं ही कह गई। रुबाब याद आ रही है? हाँ, ध्यान तो सारा उसी की तरफ लगा रहता है। उसकी हालत जो ऐसी है, सोचती हूँ उसे जाकर ले आऊँ। कल ज़ुबैर का फ़ोन आया था। रुबाब उसके साथ नहीं जा रही थी और वो अपनी नंद के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, इसलिए परेशान सी हो गई थी। सोचना नहीं है मम्मी, बस ले आइएगा। कितना अरसा हो गया इन्हें यहाँ आए हुए, लगता है भूल ही गई हैं। शादाब के कानों में आवाज़ चली गई थी। अभी 3 माह पहले ही तो आई थी। सायरा ने कहा, 3 माह कम होते हैं आंटी, और सिर्फ 2 दिन के लिए। अल्लाह करे उसे वहाँ इतनी मोहब्बत मिले कि वो सचमुच हमें भूल जाए। सायरा मुस्कुराई। ख्वामखाही, अगर ऐसा हुआ तो मैं इनसे खूब लड़ूंगी। फिज़ा उछल पड़ी। मुझे तो इस बात की खुशी है कि चंद माह के बाद हम खाला बन जाएंगे। कितना मज़ा आएगा। मरियम की उंगलियों में नन्हे मुन्ने वजूद की गुदगुदी करने की ख्वाहिश जागी। वो तो बच्चों की दीवानी थी।
اور ممی نانی بن جائیں گی، اتنی ینگ سی نانی کیسی لگیں گی؟ شاداب نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ فضول مت بولو، وہ ذرا سا مسکرائیں۔ ممی اگر پھپھو نے رباب کو نہ آنے دیا تو؟ شابی نے خدشہ ظاہر کیا۔ تو ایسی صورت میں کیا کر پاؤں گی؟ زبردستی لے آئیے گا۔ فضا کی سوچ اسی کی طرح لاؤبالی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ چاہیں کہ پہلا بچہ وہیں پیدا ہو۔ ممی نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی تھی، خواہ سائرہ نے دخل دیا۔ پہلا بچہ ہمیشہ ماں کے گھر میں ہوتا ہے، یہی رسم ہے۔ پتہ نہیں وہاں رباب کا کوئی خیال بھی رکھتا ہوگا یا نہیں۔ ایسا کیوں سوچتی ہو شابی؟ وہ کوئی غیر تو نہیں، تمہاری پھپھو کا گھر ہے۔ اتنی پراؤڈ سی تو ہیں پھپھو، شابی نے منہ بنایا۔ تو اور کیا، بری دکھاتے ہوئے دیکھا تھا کس طرح ایک ایک چیز کی قیمت بڑھا چڑھا کر بیان کر رہی تھیں، حالانکہ رباب نے اپنے کپڑے کتنے نفیس اور خوبصورت بنوائے تھے۔ تم لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ممی بے چین سی ہو گئیں۔ چیزوں سے کیا ہوتا ہے، برتنا اور سہنا تو لوگوں کا ہوتا ہے۔ اور شابی بیٹا، یہ تو ہم سب مانتے اور جانتے ہیں کہ زبیر کو دیکھ کر کیا تھا۔ رباب کو اگر کوئی تکلیف ہوتی تو کیا ہمیں نہیں بتاتی؟ بعض معاملات میں رباب بہت گہری ہیں، وہ اپنا کسی سے نہیں کہتی۔ پاپا کی ڈیتھ کا سب سے زیادہ اثر انہوں نے ہی لیا تھا۔ پاپا ان سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، وہ بھی ان کے بغیر ایک پل نہیں رہتی تھیں، مگر مجال ہے انہوں نے پاپا کے متعلق کوئی بات بھی ہم سے کی ہو، سب دل میں چھپا لیا۔ شابی سنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ اور وہ زیادہ آئی بھی نہیں ہے۔ میری فرینڈ کی بہن کی شادی ہوئی ہے، وہ تو ہر ہفتے میکے میں موجود ہوتی ہیں، اور رباب تو صرف چند دفعہ ہی آئی ہیں، اور وہ بھی زبیر بھائی کے ساتھ۔ نہنے تو ایک دفعہ بھی نہیں آئیں۔ فضا نے کہا تھا وہ دور بھی تو ہے۔ نجمہ نے کمزور سا دفاع کیا۔ ویزا تو نہیں لگتا؟ شابی نے جرا کی۔ ختم کرو بس، خواہ بات کو طول دے رہی ہو۔ اتنا نہیں کہ آج چھٹی کا دن ہے تو کچن میں ماؤں کا ہاتھ بٹا دیں۔ بیٹیاں جوان ہوتی ہیں تو مائیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی ہیں، اور یہاں ابھی تک نوالے منہ میں دینے پڑتے ہیں۔ سائرہ نے موضوع بدلنے کے لیے انہیں لتاڑ کر رکھ دیا۔ یہ بات ہے، مریم کو جوش آ گیا۔ اب آپ لوگ یہیں بیٹھیں، آج کھانا ہم لوگ بنائیں گے۔ اس نے ٹوکری اٹھائی اور شابی فضا کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ سائرہ نے مسکرا کر نجمہ کو دیکھا۔ اچھا، خواہ ایسی شکل بنا کر مجھے بھی پریشان مت کرو، کسی دن چکر لگا آنا، بلکہ فون پر بات کر لو، تمہیں بھی تسلی ہو جائے گی۔ آج ممی کا فون آیا تھا۔ کیا چیز ہوتی ہیں یہ مائیں بھی، اتنا دور بیٹھ کر بھی پتہ چل گیا کہ میں اداس ہوں۔ بار بار پوچھ رہی تھیں تم خوش ہو نا، میں کہہ ہی نہ سکی۔ ماں، زندگی کچھ مشکل سے لگنے لگی ہے، بس کہہ دیا ہے بہت خوش ہوں۔ کیسی شفاف آئینے جیسی زندگی تھی، مروت اور حسن اخلاق یہی سیکھا تھا ماں سے، اور یہاں ہر روز ایک نیا سبق سیکھتی ہوں، روز ایک نیا چرکا لگتا ہے۔ کیسے کہہ دیتی ماں، تم سے غلطی ہو گئی، روایتی ماؤں کی طرح۔ بس یہی دیکھا کہ لڑکا اپنا ہے، اچھی جاب پر ہے، بس نہیں دیکھا تو یہ کہ ماحول کتنا مختلف ہے، میں یہاں ایڈجسٹ کر پاؤں گی یا نہیں۔ زبیر بہت اچھے ہیں مگر میرے پاس نہیں ہے۔ تب تو پھپھو ایک ہی بات کہتی تھیں، جہاں زبیر جائے گا رباب بھی وہیں جائے گی۔ اور ماں، تم بھی ان کی باتوں میں آ گئیں کہ ساس کے دل میں اتنی گنجائش ہوگی کہ اپنی بہو کو اتنے عیش کروائے۔ مجھے یہاں رہنا برا نہیں لگتا، یہ میرے زبیر کا گھر ہے، مگر مجھے پاؤں بھر زمین بھی تو ملتی۔ میں تو اس گھر میں اجنبی کی طرح رہتی ہوں، وہ اس گھر کو میرا گھر نہیں بنا سکیں، تو مجھے اس گھر کا ایک فرد ہی تسلیم کر لیں۔ مجھے تو یہاں اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ اگر میرا انڈا کھانے کو جی چاہتا ہے تو میں اپنے لیے انڈا ہی بنا لوں۔ یہ گاؤں ہے، اور میں حیران ہو کر گاؤں کے لوگوں کی وہی مخصوص سادہ فطرت اور معصومیت ڈھونڈتی ہوں جس کے بارے میں بہت سنا اور پڑھا تھا۔ یہاں کے لوگ بہت فارغ ہیں اور ہر کوئی طنز کے تیر چلانے کا عادی۔ میرے ہر عمل کو اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق پرکھا جاتا ہے، میری ہر حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے، اور پھر آپس میں تذکرے۔ خسر پسر جھاڑو دیکھی ہے کس طرح پکڑی ہے؟ نمبرداروں کی بہو تو سوئی رہتی ہے۔ گھڑی بھر کا آرام بھی جرم ہو گیا ہے۔ ایک تپتی دوپہر میں میرا دل پیپسی پینے کو چاہا اور میں نے ایک بچے کے ہاتھ منگوا بھی لی۔ گھڑی بھر میں 10 عورتوں نے آ کر پوچھا کوئی مہمان آیا ہے؟ نہیں تو ابھی سوڈے کی بوتل، وہ تو خالہ میں نے پینی تھی۔ اپنے گھر میں 10 بوتلیں پی جانے والی رباب جب انہیں حیرت سے بتاتی تو ان کی آنکھیں کھل جاتیں، اور ذرا سی دیر میں یہ بوتل پورے گاؤں میں نشر ہو جاتی۔ نمبرداروں کی بہو، سوڈے کی بوتل، ہاں بھئی شہر کی جو ہوئی، اور شہر والیوں کے چسکے، ورنہ ہوتا کیا ہے ان بوتلوں میں سوائے نری گیس کے معدے کا بگاڑ۔ یہ 10 روپے کی بوتل تو میرے لیے الزام ہی بن گئی ہے۔ کوئی اور ہوتی تو شاید ایسی باتوں کو خاطر میں بھی نہ لاتی، مگر ممی، میں پریشان ہو جاتی ہوں، وہ بات ہی چھوڑ دیتی ہوں، پھر بھی پتہ ہی نہیں چلتا کب کہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں کسی سے ہنس کر بات کر لیتی ہوں تو پھپھو کو اعتراض ہوتا ہے۔ ان کمیوں کو منہ نہیں لگاتے، سر پر چڑھاتے ہیں۔ نظر انداز کروں تو لوگ مغرور کہتے ہیں۔ میں ابھی تک پھپھو کی ڈبل کراس والی عادت کو نہیں سمجھ پائی، اور وہ رفت ہے نا، وہ سلیم چچا کی بیٹی، کس مزے سے کہتی ہے۔ اسی لیے تو میں کہتی ہوں صرف تعلیم ہی کافی نہیں ہوتی، تربیت بھی ضروری ہے، اور وہ بھی وہ جو ہماری مائیں کرتی ہیں، شوہر کو قابو، نندوں کو ٹھکانے لگانا، اور ساس کو ناکو چنے چبوانے کی، اور آپ صدا کی بزدل، فوراً ڈر جانے والی۔ اسی لیے تو یہ حشر ہو گیا ہے آپ کا۔ جس دن لاہور سے آئی تھیں تو چاندنی کا چاند کی طرح چمکتی تھیں، اور اب جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ مایوسی سے سر ہلانے لگی۔
میں نے آپ کی تربیت کی لاج رکھنے کی کوشش کی ہے، اس ماحول کو اپنانا چاہا ہے۔ مجھے توے پر روٹیاں پکانی نہیں آتی تھی، مگر میں نے گندم کی کٹائی اور کپاس کی چنائی کے موسم میں بلا مبالغہ 100 روٹیاں پکائی ہیں۔ ماں، تم میرے ہاتھ دیکھو تو کبھی یقین نہیں کرو کہ یہ تمہاری رباب کے ہاتھ ہیں۔ ماں، میری کمر میں بہت درد ہوتا ہے اور کوئی نہیں کہتا رباب ذرا دیر کو آرام کر لو۔ صبح ہی صبح نائلہ خالہ کا فون آیا تھا، لیکن سبھی نکل چکے تھے۔ عظیم کو سائرہ بار بار بازار دوڑا رہی تھی۔ اسے آج بطور خاص کالج سے چھٹی کروائی گئی تھی۔ مریم صبح سے کمرے میں بند اپنا چہرہ مختلف کریموں، لوشنوں اور گھریلو ٹوٹکوں سے رگڑ رہی تھی۔ شابی کی دوڑ پورے گھر میں لگی ہوئی تھی۔ فضا نے اس موقع پر بہت ضروری ٹیسٹ کا بہانہ بنا کر اپنا کالج جانا ناگزیر ثابت کر دیا تھا۔ جانتی تھی کہ گھر میں رہی تو گھنچکر بن جائے گی، کم از کم شابی کا تو یہی خیال تھا۔ نجمہ، زریاب اور جنید نے لنچ تک آ جانے کا وعدہ کیا تھا۔ وجہ مریم کے رشتے کے لیے آنے والے لوگ تھے، پسند تو وہ سے پہلے ہی ایک تقریب میں کر چکے تھے، اب تو باقاعدہ پیام لے کر آ رہے تھے۔ سائرہ بولائی ہوئی تھیں، تایا جان سے فون پر بات ہوئی تھی، انہیں لڑکے اور خاندان کے جملہ قوائف کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ بظاہر سب تسلی بخش ہی لگتا تھا، باقی انہوں نے جنید سے بہت تفصیلی بات کی تھی اور دیگر معلومات حاصل کرنے کو کہا تھا، اور جنید کے اوکے کرنے کے بعد ہی انہیں گھر آنے کی اجازت ملی تھی۔ اس لیے سائرہ چاہتی تھی کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور صبح جب وہ منگوائے جانے والے سامان کی لسٹ بنا رہی تھی، نائلہ کا فون آ گیا۔ ریسیو بھی سائرہ نے ہی کیا تھا۔ حال چال کے بعد انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا، یہ رومیہ کیسی لڑکی ہے؟ سائرہ ٹھٹک سی گئیں، پھر سنبھل کر کہا، اچھی لڑکی ہے۔ اچھا؟ نائلہ کچھ چپ سی ہو گئیں، کیا بہت خوبصورت ہے؟ خوبصورت بھی ہے اور خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے تمام گروہوں سے اچھی طرح آگاہ بھی۔ کیا مطلب؟ نہیں مطلب کچھ نہیں۔ سائرہ پھر سنبھلیں، کچھ اندازہ بھی ہو رہا تھا وہ کیوں پوچھ رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کچھ کہنے کے بارے میں سوچا، مگر وہ کوئی برائی کرتی تو ہو سکتا ہے اسے ان کی جیلسی سمجھا جاتا، اور بہرحال انہیں اس گھر کی لڑکیوں کی عزت زیادہ عزیز تھی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس یوں ہی زریاب نے ایک دو بار ذکر کیا تھا، صاف ٹالنے والا انداز تھا۔ میں کچھ دنوں تک پاکستان آنے کا سوچ رہی ہوں۔ سائرہ مزید کھٹک گئیں۔ پہلے زریاب کا آنا اور اب اچانک نائلہ خالہ کا پروگرام، بہت خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے چند لمحے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون رکھ دیا۔ عظیم نہ جانے کس بات پر جھگڑ رہا تھا، وہ بے خیالی میں پلٹ کر دیکھنے لگیں۔ میرے اچھے سے چھوٹے اور پیارے سے بھائی نہیں ہو؟ سچی تمہاری باری آئی تو اس سے ڈبل وقت کچن میں لگاؤں گی، بس یہ دو چیزیں۔ سائرہ آنٹی، وہ لسٹ کہاں ہے؟ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے لسٹ پکڑی، اس میں 2-4 چیزوں کا اضافہ کیا، اپنے نام کی طرح شاداب شگفتہ، سادہ اور بے ریا چہرہ۔ میں پہلے بھی 4 چکر لگا چکا ہوں، بس 4 اور، میرا مطلب ہے بس ایک بار۔ پیار سے اس کی تھوڑی چھو کر بولی۔ نجمہ کو بہت دکھ ہوگا، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، پھر وہ چلتے لیے کچن میں آ گئی۔ دوپہر تک سبھی آ گئے تھے، تیاری بھی مکمل تھی۔ خدا کے لیے اب بس کرو، پسند کر چکے ہیں وہ تمہیں۔ کمرے میں آ کر اس نے دہائی دی اور وارڈروب سے بنا دیکھے ایک سوٹ گھسیٹ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ پاگل کو کیا پتہ ایک تقریب میں پسند کیا تھا، اب اگر میک اپ کے بغیر دیکھا تو کہیں انکار ہی نہ کر دیں۔ مریم نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے لپسٹک اٹھائی، وہ کپڑے بدل کر آئی، اس کے عقب میں کھڑے ہو کر بالوں سے ہینڈ کھینچا اور سلجھانے لگی۔ بالوں کو اونچی سی پونی کی شکل دے کر اطراف میں 1-2 لٹیں نکال کر اس نے بھی لپسٹک اٹھانی چاہی، مگر اس کا ہاتھ مریم نے جکڑ لیا اور لگی گھورنے۔ کیا ہوا؟ وہ حیران پریشان۔ یا تو تم یہ کپڑے بدلو یا مہمانوں کے سامنے مت آنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ برا مان گئی۔ تمہارا نام آنٹی نے بالکل ٹھیک رکھا ہے، شاداب، کھلا ہوا گلاب لگ رہی ہو اس سوٹ میں۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کپڑا کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور تمہاری جلد کہاں پہ ختم، اور تمہیں اس پنک لپسٹک کے ضرورت کہاں ہے؟ تمہارے چہرے پر تو اللہ نے قدرتی رنگ بھرے ہیں، آنکھیں شرابی، چہرہ گلابی، ہونٹ سرخ، اس پر لباس بھی گلابی۔ شابی نے ہنستے ہوئے اسے عقب سے جکڑ لیا۔ اب جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے اسے میں تو نہیں چھین سکتی، ورنہ جس تقریب میں انہوں نے تمہیں دیکھا وہاں میں بھی موجود تھی، اس کے باوجود میں نہیں چاہتی ان کا ارادہ بدل جائے۔ مریم نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ توبہ ہے، آج تو تمہارے مزاج ہی نہیں مل رہے، میں دیکھ لوں گی تمہیں مریم۔ وہ چیختی اور تیز سے سیڑھیاں اترنے لگی، مگر آخری سیڑھی پر اس نے بر وقت بریک لگائی۔ زریاب اچانک ہی سامنے آیا تھا۔ گڈ، زندگی میں پہلی بار تم نے عین وقت پر بریک لگائی ہے، فضا نے داد دی۔ زریاب نے شاید پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ لبوں پر جمی مخروطی گلابی انگلیاں، بڑی بڑی آنکھوں پر لرزاں لمبی گھنی پلکیں، شفاف چہرے کا سرخ ہوتا رنگ، ہلکی سی گھبراہٹ اور سراسیمگی۔ زریاب نے پیچھے ہٹ کر اسے جانے کا اشارہ کیا، وہ تیزی سے نکلی اور وہ لاؤنج کے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ پسینہ آیا تھا یا نہیں؟ وہ خواہ ہی نیٹ کے دوپٹے سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ سی تھی۔ فضا نے نہ جانے کیا پوچھا تھا، اسے سنبھلنے میں تھوڑا وقت لگا۔ نہ جانے یہ مہمان کہاں رہ گئے، لنچ کے بجائے ڈنر کا ارادہ لگتا ہے۔ سائرہ بڑبڑانے لگیں، آ جائیں گے ابھی، اتنی دیر بھی نہیں ہوئی۔ نجمہ مسکرائیں۔ دونوں باہر نکل گئی تھیں، تبھی زریاب آیا اور ساتھ والے صوفے پر بیٹھ کر فون پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ شاداب کو پھر سے وہی گھبراہٹ گھیرنے لگی۔
वो वहाँ से उठने के बारे में सोच ही रही थी जब अजीम भागा आया। वो लोग आ गए हैं। जरियाब ने रिसीवर रख दिया। शाबी तेजी से उठकर लपकी। उसका नेट का दुपट्टा साइड पर पड़े मसनूई खिले गुलाबों में फंस गया। गुलदान तो वहीं लड़का, लेकिन उसका आंचल सारे गुलाब समेट ले गया, जो सीधा उठते जरियाब के कंधे से टकराए। जरियाब ने झुंझलाकर उसे पकड़ा, दुपट्टा खींचा तो उसे एहसास हुआ दुपट्टा फिसलने के ख्याल से वो एकदम से उसके पास बैठी थी। तुम्हारा सबसे पहले जाना बहुत ज़रूरी है, वो बिगड़ कर बोला। आपको क्या है? ये किसके लिए जा रही हो? उसने गुलदस्ता उसके गोद में फेंका। वो खजल सी होकर आंचल छुड़ाने लगी। जरियाब बाहर निकल गया तो अजीम ने फ़ौरन अपना रुका हुआ कहका आज़ाद किया। वाह, क्या अंदाज था फूल पेश करने का। बस ज़माने का फ़र्क है। पहले ताज़ा गुलाब दिए जाते थे, अब। शाबी ने झुंझलाकर सारे गुलाब उसे दे मारे और ख़ुद पाँव पटकती बाहर निकल गई। कोई फूलों से ना मारे मेरे दीवाने को, गुनगुनाता हुआ वो फूल गुलदान में लगाने लगा। अजीम, कौन कौन आया है? फिज़ा ने आकर इश्तियाक से पूछा। अपने नुमान भाई के वालिदैन, उनकी भाभी, बहन। बहन भी है? फिज़ा को हम उम्र लोगों से दोस्तियां गाड़ने का क्रेज़ था। बैठ जाओ। अजीम ने उसे रोका। वो तुम्हारी एज की नहीं है। तो फिर? वो चिढ़ गई। फिर ये कि वो मेरी एज की हैं। उसने कॉलर खड़ा किया और ये जा वो जा। सुबह से उसकी हरकतें मशकूक सी हो गई थीं। अपना सूट इस्त्री करने के बजाय उसने फ़िज़ा का सूट इस्त्री कर दिया था, और जब मारे हैरत ने फ़िज़ा ने हकलाते हुए उसकी गलती की निशानदेही की तो वह बजाय उस पर बहस करने के अब फ़िज़ा उसका सूट इस्त्री करे, मुस्कुराकर सूट फ़िज़ा के हाथ में थमा दिया था। सायरा की चाय में 4 चम्मच चीनी मिला दी और नजमा को फीकी चाय दे दी। उबले हुए अंडों के बजाय नाश्ते पर कच्चे अंडे रख कर ले आई। जरियाब के साथ बातों में मगन जुनेद ने अंडा हाथ में लेकर छुरी से ज़रब लगाई तो अंडा उसके हाथ में भिगोकर प्लेट में बिखर गया। उसकी डांट भी सर झुकाकर खामोशी से सुन ली, और अब रोमिया की पार्टी में जाने के लिए भी वो खुशी खुशी राजी हो गई। वो दोनों सर जोड़े इसी मसले पर गौर कर रही थीं। मरियम के हाथ में लिपस्टिक थी। वो अपने सूट के हमरंग शेड चेक कर रही थी। फिज़ा नेल पॉलिश निकाल रही थी जब वो कपड़े बदल कर आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर खामोशी से बाल सुलझाने लगी। फिज़ा ने मरियम को कोहनी मारी। इससे पूछो। मरियम ने उसके करीब आकर प्यार से कंधे पर हाथ रखा। शाबी, क्या हुआ? किसे? वो चौंकी। तुम्हें तबीयत तो ठीक है? बेहद तशवीश से दरियाफ्त किया गया। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर सुबह से इतनी मशकूक हरकतें क्यों कर रही हो? फिज़ा ने लुकमा दिया। कैसी हरकतें? उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। देखो देखो ज़रा, इसके पहले ये इतनी मतानत से मुस्कुराई थी। उसका कहका तो छत फाड़ता था। लड़कियों को इसी तरह मुस्कुराना चाहिए। कुछ याद तो पड़ता है, ये मकोला किसका था? फिज़ा ने दिमाग पर जोर दिया। फिज़ा, मरियम, दरअसल मुझे मुझे मोहब्बत हो गई है। उसने एकदम इंकशाफ किया। वो दोनों उसे घूरती रह गईं। फिर मरियम ने नाउमीदी से सर हिलाया। तुम्हें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी कुछ भी हो सकता है, मगर मोहब्बत नो वे। मगर मुझे मोहब्बत हुई है। अच्छा, कब हुआ ये हादसा? कल 11:10 पर। क्या सुबह 11 बजे तो तुम मेहमानों के पास थी, और रात को 11 बजे हम जुनेद के कमरे में फ़िल्म देख रहे थे। कहीं सिल्वर स्टॉलोन से तो नहीं हो गई? दिमाग ख़राब है तुम्हारा? तो फिर? फिज़ा ने कनपटी बजाने पर पुरजोश होकर चिल्लाई। कहीं तुम्हें जुनेद भाई से तो मोहब्बत नहीं हो गई? वहाँ कॉर्नर्स पर इनकी इतनी बड़ी और खूबसूरत तस्वीर सजी थी, और तुम बार बार तस्वीर देख भी रही थी। वो तस्वीर जैसे मुंह में कोनेन, और हाँ, इतनी ही शिकने माथे पर। तुम 5 मिनट में नीचे आ सकती हो तो ठीक है, वरना हम लोग जा रहे हैं। नीचे से जुनेद की तंबीह सुनाई दी। देखा, उसने मुंह बनाया तो मरियम चिढ़ गई। तो जल्दी बको, किससे मोहब्बत हो गई तुम्हें? जरियाब मुर्तज़ा हमदानी। मरियम का लिपस्टिक लगाता हाथ भटका और होंठों से होकर गाल पर पहुंच गया। फिज़ा के हाथ से नेल पॉलिश छूटी और कालीन पर जा पड़ी। वो दोनों साकित खड़ी उसे घूर रही थीं। क्या हुआ? मरियम के साकित वजूद में जुम्बिश हुई। तुम पागल तो नहीं हो गई? हो तो गई हूँ, लग भी रहा है। यकीनन तुम होश में नहीं, वरना ये कभी ना कहती। मैं पूरे होशो हवास में कह रही हूँ। वो डटी हुई थी। फिज़ा, चलो दुआए मग़फ़िरत करें। क्या बकवास है ना, ये बताओ। उसके कंधे में उंगलियां चुभोते हुए फिज़ा ने गुस्से से कहा। आखिर जुनेद में क्या कमी थी, और जरियाब में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? एक से हैं दोनों। जुनेद की अगर तेवरियाँ चढ़ती रहती हैं तो जरियाब के चेहरे पर संजीदगी छाई रहती है। मुस्कुराना दोनों के लिए गुनाह है, और लड़कों को दोनों ही बेवकूफ़ मखलूक तस्वुर करते हैं। तो फिर जुनेद क्यों नहीं, और ये जरियाब क्यों? बोलो, जरियाब क्यों? सभी ख्वाहिश थी कि जुनेद और शाबी की शादी हो जाए, मगर ना जुनेद राज़ी होता और ना शाबी। ये तो दिल का मामला है फिज़ा बीबी। जो बंदा पूरे 15 मिनट में नाश्ता करता हो, ना 1 मिनट से ज़्यादा ना कम, जिसके उठने बैठने सोने जागने का वक्त मुकर्रर हो, उससे मोहब्बत करने चली हो। लम्हा लम्हा कैलकुलेट करने वाला बंदा घड़ी सामने रख कर कहेगा, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, कोई प्यार की बात करनी है तो कर लो। फिज़ा को गुस्सा ही आ गया था। मिनट से याद आया, ये 11:15 का क्या चक्कर है? मरियम ने पूछा। शायद इस वक्त मैंने इन्हें गौर से देख लिया था, बस पत्थर की हो गई। उसने कबल के इन्हें तफसील सुनाई। सुनाती पोर से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। मारे गए। मरियम ने गाल रगड़ा। फिज़ा ने अपने सर पर उगे घोंसले को 2-4 हाथ मारे। शाबी ने सैंडल हाथ में लेकर नीचे दौड़ लगा दी।
जुनैद की गाड़ी सायरा और नजमा को लेकर निकल गई थी। जरियाब और अजीम खड़े गाड़ी के पास बातें कर रहे थे। लगता है जुनैद पर भी जरियाब का असर हो गया है। 2 मिनट भी देने को तैयार ना हुआ। मरियम ने चिढ़कर कहा। वो तीनों पिछली सीट पर समा गई। जरियाब ड्राइविंग सीट पर और अजीम उसके साथ था। उन्होंने बाकी मेकअप के एक दूसरे के अकब में होकर पूरा किया। गाड़ी तेजी से सड़क पर भागने लगी। रात ढल गई थी और सड़कों की रौनक में इजाफा हो गया था। गोया पूरा लाहौर सड़कों पर निकल आया था। जलते बुझते न्यून साइन सड़कों पर लगी रोशनियां ने देखकर मुस्कुराती थी। उसने नजरों का जाविया बदलकर जरियाब को देखा। स्टीयरिंग पर जमे हाथ, कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच से होकर निगाह उसके चेहरे पर जम गई। चेहरे पर छाई संजीदगी आमेज मतानत, लबों पर बोम सी मुस्कुराहट। ना जाने वो हमेशा तन्हा क्यों मुस्कुराता था। शाबी को इस हवा से हसद सा महसूस हुआ जो बार बार उसके जमे जबाए बालों को पेशानी पर बिखेर रही थी। बदतमीज है, मैंने क्या कहा? फिजा बुरा मान गई। सारे हेयर स्टाइल का सत्यानाश मार दिया। वो जेरे लब बुड़बड़ाई। नजरों का जाविया अब भी ना बदला था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? फिजा उसके लिए परेशान हो गई। तभी जरियाब ने बैग मिरर एन उसी पर सेट किया, गालबन घुरने के लिए। शाबी ने जो घबरा कर सर झुकाया तो भी सारा रास्ता ना उठाया था। एहसन अंकल के यहाँ तमाम मेहमान आ गए थे। रोमिया स्याह बॉर्डर वाली खूबसूरत साड़ी पहने सहज सहज कदम उठाती एक एक मेहमान से मिल रही थी। आज तो उसकी छवि निराली थी। ये पार्टी उसके डॉक्टर बनने की खुशी में दी गई थी। मासियों वाले हुलिये में उठकर आ गई हो। कोई ढंग का सूट ना मिला था तुम्हें? फिजा को रोमिया के मुकाबले में शाबी जरा मध्यम लगी थी। ठीक हूँ मैं। हाय जरियाब, अल्लाह करे जूते की हील निकल जाए। ना जाने दिमाग कमजोर है या नजर। इतने सारे लोगों में जरियाब ही नजर आए। शाबी क्लस कर रह गई थी। रोमिया लपक कर जरियाब के करीब आई। किस कदर वारफतगी थी उसके अंदाज में। शाबी ठटक गई। फिर जरियाब के होंठों पर एक भरपूर और जानदार मुस्कुराहट देखी। स्टूपिड, लपकी तो यूं है जैसे गले ही आ लगेगी। दूसरे पल जरियाब के मजबूत हाथ में उसका नाजुक सा हाथ था। उस पर कयामत ये कि जरियाब ने मुबारकबाद देते हुए उसका हाथ छोड़ा भी ना था। मारे गुस्से के वो फिजा का हाथ मरोड़ गई। हाय हुई की आवाज़ पर इन दोनों ने पलट कर देखा था। हाथों पर गोया गूंद लगी थी। मरियम जल्दी से आगे बढ़कर मुबारकबाद देने लगी। थैंक्स, एक नाच से मुस्कुराई थी वो। शाबी को उसकी बनावट भरे अंदाज पर गुस्सा सा आ गया। इससे कबल के वो इनके करीब से गुजर कर मम्मी की तरफ चली जाती, अचानक जरियाब की गिरफ्त में उसकी कलाई आ गई। एक हल्के से झटके से लड़खड़ाकर वापस अपनी जगह पर आई। तही से सर उठाकर जरियाब को देखा। तुमने रोमियो को मुबारकबाद नहीं दी शाबी? उसके लहजे में गैर महसूस सी अपनायत दर आई थी जो शाबी महसूस ना कर पाई। एक झटके से कलाई छुड़ाई। आपको क्या है? लहजा सख्त बिगड़ा हुआ था और मुझे रोमिया समझने की गलती मत कीजिए। इतने लोगों में जरियाब की यह हरकत सख्त बुरी लगी थी, मगर उसे ये खबर नहीं थी कि अपने एक ही जुमले से उसने जरियाब की कितनी इंसल्ट की थी। पता होता तो भंगड़ा डाल रही होती कि वो उधार रखने की कायल ना थी और उसके तईं जरियाब की तरफ उसके वहाँ से हिसाब निकलते थे जिन्हें बेबाक करने की ख्वाहिश बहुत अरसे से उसके दिल में थी। मरियम और फिजा हक्का बक्का रह गई थी जबकि वो तेज़ी से आगे बढ़ गई थी। वो दोनों भी पीछे लपकी। अजीब से अंदाज है इसके, बहुत रूड। और रोमिया ने नखवत से कहते हुए जरियाब की तरफ देखा जिसके चेहरे की किसी तासुर में कोई तब्दीली नहीं आई थी। एक हल्की सी मुस्कुराहट अब भी उसके लबों का अहाता किए हुए थी। हाँ, मगर ये खफा होने वाली बात तो ना थी। जरियाब महज कंधे उचकाकर रह गया। शायद तुम दोनों में कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। रोमिया के लहजे में हल्की सी जलन और हसद महसूस हो रहा था। नहीं है तो हो जाएगी, वो कहकर माजरत करता आगे बढ़ गया। रोमिया लब भींचे उसे जाता देखती रही। खाना लग गया था। सभी मेहमान डाइनिंग हॉल की तरफ जाने लगे थे। शाबी का कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था, मगर सबके सवालों से बचने के लिए चिकन का एक पीस और ज़रा सा सलाद लेकर कोने में आ गई। खामखा में जरियाब को खफा कर दिया। वो तो पहले ही मुझे यूं देखते हैं जैसे थानेदार किसी चोर को या कसाई छुरा फेरने से कबल गाय को देखता है, लेकिन नहीं, ये गाय और चोर की तशबीहात मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के लिए तो हरगिज़ मुनासिब नहीं। खीरे का टुकड़ा हाथ में लेकर सोचा, बहुत खुशी हो रही है रोमिया के सामने मेरी बेइज्जती करके। शाबी ने खीरे से नज़र उठाकर जरियाब को देखा। आपको अपनी बेइज्जती पर अफसोस है या रोमिया के सामने होने पर? वो खामोशी से उस पर नजरें जमाए खड़ा रहा। शाबी को उलझन सी होने लगी। जो तुम्हारे दिल में है अगर छुपा नहीं पा रही हो तो? जो मेरे दिल में है। शाबी की आवाज़ एक पल को बुलंद हुई, फिर एकदम मध्यम हुई थी। जो मेरे दिल में है इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वैसे भी मेरे अंदर रोमिया की तरह दोगलापन नहीं है। रोमिया के साथ अपना मुकाबला क्यों करती हो? उसका और तुम्हारा क्या मुकाबला? उसकी जांचती नज़रें अब भी शाबी के चेहरे पर जमी हुई थी। हाँ, उसका और मेरा क्या मुकाबला? मुझे उसकी तरह गेम खेलना नहीं आता। गोया तुम खुद को बहुत सादा और मासूम तस्वुर करती हो। आप बेवकूफ़ भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग को ना किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना तकलीफ़ दे सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, मुझे मरियम बुला रही है। वो कतरा कर निकल गई। जरियाब को किसी और ने मुतवज्जो कर लिया था। सारे फंक्शन में वो चुप चुप ही रही थी। पार्टी के इख्तिताम पर जब सब लोग रुखसत हो रहे थे और रुखसत होने वालों में आखिरी मेहमान भी वही थे, रोमिया ने शिकवा किया, तुमने मुझे गिफ्ट ही नहीं दिया।
गिफ्ट तो तुम्हारी पसंद और मर्जी का होना चाहिए, यूं ही कैसे ले आता। ज़रियाब ने जवाब दिया, देख लो रोमिया, कोई ऐसी वैसी चीज़ पसंद नहीं करती। उसकी मम्मा ने हंसते हुए कहा, उसे करनी भी नहीं चाहिए। ज़रियाब ने एक भरपूर निगाह रोमिया पर डाली। वो नाज से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट भी बड़ी अजीब सी होती, सरगोशी करती, अपनी तरफ खींचती, कुछ दावत देती हुई। और मुझे क्या, आपने इतना ही कंगाल समझ रखा है कि रोमिया को उसकी पसंद का गिफ्ट भी ना दिला सकूं? तो फिर किसी दिन मुझे डिनर पर ले चलो बस। ना जाने ज़रियाब क्यों इतना फ्री हो रहा था, ये उसकी फितरत थी ना आदत। नजमा और सायरा एक दूसरे को देखकर रह गई। फिलहाल बस। रोमिया खिलखिलाई। गाड़ी का दरवाज़ा धाड़ से बंद हुआ था। सबके साथ साथ ज़रियाब ने भी पलट कर देखा और बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो मुंह फुलाए गाड़ी में जा बैठी थी। तुमने इतने सारे लोगों के सामने ज़रियाब भाई की बेइज्जती कर दी। फिज़ा को अब तक उसकी जुर्रत पर हैरत हो रही थी। अपनी नाक से फिसलती ऐनक को वापस जमाते हुए वो बार बार ये जुमला दोहरा रही थी, बहुत अच्छा किया, वो डिज़र्व करता है। किसी ने कहा था इतने सारे लोगों के सामने मेरा बाजू खींचे। और वो तुम्हारी मोहब्बत। मरियम ने अंडे फेंटते हुए पलट कर देखा। छुट्टी का दिन था, सो नाश्ता वही बना रही थी। मोहब्बत का मतलब ये तो नहीं कि इज्जत नफ्स भी दाव पर लगा दी जाए। वेरी गुड, मरियम ने सिराहा। मगर तुम इतनी नैरो माइंडेड लगती तो नहीं हो। अपनी फिल्मों में भी ऐसा नहीं होता। हीरो ने ज़रा सा झटका दिया नहीं और हीरोइन साहबा लड़खड़ा कर सीने से लगी नहीं। अब दिखाया ये जाता है कि इत्तफाकी हरकत है, मगर लगता यूँ है कि बरसों की हसरत थी कि कई लम्हों तक मोहतरमा को पीछे हटने को ख्याल भी नहीं आता और उसके बाद दोनों हाथों में चेहरा छुपाए अंदर को भागती है। और तुम? फिज़ा ने अफसोस से सर हिलाया। मोहब्बत एक बेअख्तियार जज्बा सही कहीं भी हो सकती है और किसी से भी, मगर उसके बाद एक मरहलों पर अपने जज्बों पर बंद तो बांधा जा सकता है ना, कि उसे हासिल करने के लिए शितर बेमुहार हो जाएं, घटिया हथकंडे इस्तेमाल करने लगें। एक बात हमेशा याद रखो, मर्द कितना भी एडवांस हो जाए, इशारे के नाय में दावत देने वाली और अपनी तरफ बढ़ने वाली औरत को निचले दर्जे की औरत ही समझता है। रोमिया की तरह। फिज़ा ने कहा, हमें रोमिया के लिए इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वो सिर्फ बोल्ड है। शाबी ने एहतजाज किया। लेकिन ये भी तय है कि उसकी इस बोल्डनेस को पूरे ख़ानदान में कहीं भी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। वो पहले जुनैद की तरफ माइल थी। भले वो सिर्फ दोस्ती हो, मगर हम जिन हदूद व क़यूद में परवरिश पाते हैं वहाँ इस दोस्ती की भी कोई गुंजाइश नहीं। और तुमने देखा नहीं, जुनैद ने कभी उसे लिफ्ट नहीं करवाई और ना वो रोमिया के हमारे साथ ताल्लुकात को भी पसंद करता है। इस मगरूर हसीना के साथ दोस्ती करने का हमें भी कोई शौक़ नहीं। लेकिन इल्ज़ाम सिर्फ रोमिया को नहीं दिया जा सकता। और देखा था, पूरे 2 मिनट 10 सेकंड तक ज़रियाब ने उसका हाथ थामे रखा था। शाबी जलकर बोली, अच्छा तो तुम्हारे गुस्से की वजह ये थी? मरियम मुस्कुराई। तो नहीं आना चाहिए था। रोमिया को मुबारकबाद नहीं दी। उसने नकल उतारी। वो मोहतरमा भी यूं इठला इठला कर बातें कर रही थी जैसे दुनिया के वाहिद डॉक्टर है। हालांकि सब जानते हैं उसे मेडिकल में एडमिशन उसके पापा की सिफारिश से मिला था। वो झुंझलाकर माचिस उठाकर पलटी। दूसरे पल हाथ में पकड़ी माचिस ज़मीन पर जा पड़ी थी। सारी अकड़फों रुखसत हो गई थी। शर्मिंदगी के गहरे समंदर में गोते खाते हुए इसी में डूब मरने को भी दिल चाहा। क्या आज नाश्ता नहीं मिलेगा? ज़रियाब वाहिद बंदा था जो छुट्टी के दिन भी नाश्ता वक्त पर करता था। उसकी आवाज़ पर बाकी दोनों भी पलटी। नाश्ता बस अभी तैयार हो जाएगा। मरियम ने तेज़ी से हाथ चलाए। फिज़ा फ्रिज से जैम वगैरह निकालने लगी। वो अभी तक गिरी हुई माचिस पर नज़रें जमाए खड़ी थी। उठा लें अब, ज़रियाब ने कहा। वो बुत बनी यही सोचती रही कि किस जुमले पर ज़रियाब की आमद हुई और इस जुमले से पहले कितने जुमले गुजर चुके थे। पार्टी में तुम्हारा हाथ पकड़ना एक बिल्कुल गैर इरादी हरकत थी, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारा हाथ थामने का। बेइज्जती हुई थी या दुख? आंखें लबालब भर आई थीं। ये समझते क्या है खुद को? ज़रियाब के जाने के बाद वो चीखी, आहिस्ता बोलो। मरियम ने फ़िज़ा को नाश्ते की ट्रे देकर दौड़ाया। मेरा हाथ थामने का कोई शौक़ नहीं, मैं भी मरी नहीं जा रही। जाएं थामने उस रोमिया का हाथ। वो तनफन करती किचन से गायब हो गई। मरियम सर पकड़कर बैठ गई। तुम क्यों सर पकड़े बैठी हो? फ़िज़ा ने हैरत से पूछा। और ये मोहतरमा कहाँ है? रो रही होगी अपने कमरे में। तुम्हें क्या लगता है मरियम, ज़रियाब और शाबी की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? फ़िज़ा ने कुछ सोते हुए पूछा था। कौन जाने, एक मशरिक़ है और दूसरा मगरिब और दरमियान में रोमिया। वो खुद परेशान हो गई थी। आज मरियम की मंगनी है। मरियम की मंगनी, मेरी बहनों जैसी दोस्त और कज़न जिसकी खुशी में शिरकत के बजाय मैं यहाँ बैठी हूँ। फुफो की शुगर हाई हो गई थी इसलिए मैं जा ही नहीं सकी, लेकिन लम्हा लम्हा ध्यान भटक भटक कर उधर ही जाता रहा। अब मेहमान आए होंगे, अब अंगूठी पहनाई गई होगी। मरियम के चेहरे का रंग कैसा होगा? शाबी और फ़िज़ा ने मिलकर ऊधम मचा रखा होगा। शाम को फूफो की तबीयत ज़रा संभली तो वो चचा सलीम के यहाँ चली गई। मैं खामोशी से सहन में बैठी और चुपचाप बेल पर खिले फूलों को देखती और इस आंगन की रौनक का तसव्वुर करके दिल बहलाती रही। तभी रिफत आ गई। सारा दिन घर बैठी बैठी बोर नहीं होती आप? कभी हमारी तरफ ही चक्कर लगा लिया कीजिए। वो पास आ बैठी। आती तो हूँ, महीना महीना गुजर जाता है, रोज़ रोज़ाना अच्छा भी तो नहीं लगता। अच्छा? वो ज़ोर से हंसी, फिर गौर से मुझे देखते हुए पूछने लगी, ये फरमान हमारी ताईजान का होगा? मैं खामोश रही।
तदीद का फ़ायदा भी तो क्या होता, वो अपनी ताई को मुझसे बेहतर जानती थी। बहुत उदास और चुप चुप हैं, नहीं तो। ज़ुबैर भाई ने बहुत दिन लगा दिए इस दफ़ा। हाँ, बहुत दिन हुए, फ़ोन भी तो नहीं किया। फ़ोन फ़ोन तो दोबारा आया था, ताई जान से बात भी हुई थी। ज़ुबैर का? मैं पूरी की पूरी उसकी तरफ घूम गई। ज़ुबैर भाई का ही आया था, ताई जान ने दोनों बार कह दिया आप सोई हुई हैं। उसने बताया सोई थी, मर तो ना गई थी जो उठ ना सकती। पहली बार मुझे इस शिद्दत का गुस्सा आया। इस घर में ऐसा कोई वक्त मुझे नसीब ही कहाँ हुआ था कि मैं ढंग से सो सकती। मैं फूफो से पूछे बिना ही ना रह सकी, वो भड़क उठी। मेरे बेटे का टेलीफोन था, मैंने तो सुन लिया। क्या क़यामत आ गई? आप मुझसे भी तो बात करवा सकती थी। मैं तुम्हारी नौकर नहीं लगी हूँ कि बुलाने भागूँ महारानी को। आपको भी तो कोई बुलाने आया होगा। ज़्यादा जुबान ना चला मेरे सामने, मुंह तोड़ कर रख दूंगी। ऐसी बेदीद बेलिहाज है तू, कोई तमीज़ ना सिखाई माँ ने। बस ये बाल कटवाना और चटक मटक कर बातें करना सिखाया है। ये मेरा घर है और इधर वही होगा जो मैं चाहूँगी। या अल्लाह, इससे बेहतर तो इनकी चुप थी। मैंने कमरे की चटकनी चढ़ा ली। जो कुछ वो कह रही थी उसे सुनने की मुझ में ताब न थी। नाइला खाला बिल्कुल बगैर इत्तला के पाकिस्तान पहुंची थी। सभी हैरान थे, हत्ता कि ज़रियाब भी। तो आपको वाकई ये लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ? ज़रियाब के लहजे में हल्की सी खफगी दर आई थी। उसकी आवाज़ बेहद मध्यम थी। नाइला खाला ने मुस्कुराकर बेटे को देखा। कभी कभी बहुत अकल वाले भी ठोकर खा सकते हैं। मुझे अपने बारे में खुद फैसला करने का अख्तियार और हक हासिल है। सारे अख्तियार सारे हक तुम्हारे ही हैं, मगर रहनुमाई की ज़रूरत पड़ सकती है। उन्होंने मुस्कुराकर कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आती शादाब को देखा। बच्चा नहीं हूँ मैं। ज़रियाब की पेशानी पर शिकने सी नुमदार हुई। डोंट वरी, तुम पर अपना फ़ैसला मुसल्लत करने नहीं आई हूँ। हाँ, एक अच्छा फ़ैसला करने में मदद ज़रूर करूँगी। ज़रियाब उठ गया। और शाबी बेटा, आप क्या कर रही हो आजकल? वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। आजकल तो सायरा आंटी के ज़ेरे अताब हूँ। ये मुझे मुकम्मल बावर्चन बनाने के लिए हर हरबा आजमा रही हैं। अच्छा, तो इनके हरबे कहाँ तक कामयाब हुए? उन्होंने बेहद दिलचस्पी से उसकी बेसाख्ता अंदाज को देखा। ये तो आपको डिनर पर पता चलेगा। गोया हमारी बेटी ने खाना पकाया है। नहीं, हम तीनों ने मिलकर। शाबी ने साफ गोई से एतराफ़ किया, फिर सायरा के पुकारने पर उठ गई तो वो नजमा की तरफ देखकर हंस दी। इस उम्र में तुम भी बिल्कुल ऐसी ही होती थी, मगर ये तुमने हाल क्या किया है अपना? नजमा का हाथ अपने हाथ में लेकर उन्होंने गौर से देखा। वो छोटी थी नाइला से, मगर कई बरस बड़ी लग रही थी। बस वक्त गुजर गया है और वक्त दोनों की आंखों में नमी बनकर फैल गया। वो दोनों बहनें ही तो थीं, भाई कोई था नहीं, और फिर वालिदैन भी ना रहे। नाइला ब्याह कर 7 समंदर पार जा बसी। शाबी और रुबाब को देखती थी तो हमेशा वो वक्त आंखों में घूम जाता था जो हम दोनों ने मिलकर गुजारा। हाँ, कितना कुछ बदल जाता है। दोनों बंद कमरे में ना जाने कौन कौन सी बातें करके कभी हंसती थी तो कभी रोती। आखिर ये कौन सी बातें हैं जो ख़त्म होने में नहीं आती? शाबी 2 दिन में ही उकता गई थी। मम्मी से बात करने को तरस गई हूँ मैं। नाशपाती खाते खाते वो उकता कर बोली थी। इतने अरसे के बाद दोनों बहनें मिली हैं, इतनी जल्दी बातें कैसे ख़त्म हों? मरियम ने कहा। यार सुनना चाहिए, फिज़ा ने मशवरा दिया। उसे यूं भी शक था कि नाइला खाला ज़रियाब की शादी के लिए आई हैं। हो सकता है बंद कमरे में ऐसा ही कोई मशवरा हो रहा हो। मरियम ने फ़ौरन इस तजवीज़ को नामाकूल करार दे दिया था, मगर वो शाबी को इशारा करके निकल गई। अगर तो ये खिड़की खुली है तो आज कोई ना कोई इंकशाफ होकर रहेगा। खिड़की ऊंची थी और शाबी लंबी। नीची दीवार के साथ चंद फालतू ईंटें पड़ी थीं। शाबी, उस पर चढ़कर देखो, फिज़ा ने कहा। उसने 2-4 ईंटें जोड़ी और चढ़ गई। अध खुली खिड़की से नज़र तो कोई ना आया, मगर आवाज़ आ रही थी, हल्की मध्यम, अल्फाज पल्ले ना पड़े। तौबा है, इतनी आहिस्ता बोल रही हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। फिज़ा ने खामोश करवाया। उसने कान जाली से चिपका दिया। हाँ, कोई शादी ब्याह की बात हो रही है। शायद सियासी सूरत हाल पर तबसरा हो रहा है। परवेज़ मुशर्रफ का नाम सुनाई दिया है। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के साथ खाला का क्या ताल्लुक? खामोशी। हाँ, अब आई हैं पॉइंट पर। जोश में पंजों के बल ऊंची हुई। तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया है? जवाब में सिर्फ खामोशी ही थी। तुम धड़म। काश ज़मीन खोदकर इसी में जा घुसती। गिरने और चोट लगने से ज़्यादा सामने वाले बंदे को देखकर रोना आया था, जिसने बचाने या संभालने के बजाय दोनों हाथ सीने पर बांधे और लगा घूरने। शाबी को एहसास हुआ वो अब भी ना तो सहारे के लिए हाथ बढ़ाएगा और ना खैरियत पूछेगा। तो कोहनी का दर्द सहती उठी, खामोशी से उसके करीब से गुजरी और मोड़ मुड़ते ही सिर पर भागी। जबकि नाइला और नजमा खिड़की खोले तशवीश से पूछ रही थी, क्या हुआ ज़रियाब? गिरा कौन और चीख किसने मारी? क्योंकि वहाँ खड़ा ज़रियाब था और चीख खालिस्तन नुस्वानी थी। गोश्त भूनते भूनते न जाने दिल में क्या आई कि मैंने एक बोटी निकाल ली। फूफो ने मंगवाया तो इतने दिनों के बाद था, बल्कि वो तो सब्ज़ी भी नहीं मंगवाती थी। इतने दिनों से दालें खा खा कर यूं भी पेट में दर्द मुस्तकिल रहने लगा था। फूफो से कहा तो कहने लगी, इस हालत में डॉक्टरी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, ये फक्की खा लो। हाँ, इस हालत में तो शायद अच्छी खुराक खाना भी मना हो जाता है। तुम आटा गूंद लो, मैं हंडिया भून लेती हूँ। मैं कर लेती हूँ फूफो, उठो। बाज़ औक़ात उनका लहजा इतना तहकीर आमेज़ हो जाता, गोया बहू से नहीं किसी मुलाज़मा से बात कर रही हूँ।
मैं उठ गई, यूं ही मुंह चलता रहा तो हांडी में खाक कुछ बचेगा। फुप्पो बड़बड़ाई, उफ, उन्होंने मुझे बोटी खाते देख लिया था। फुप्पो, मैंने तो बस एक नमक चखने। जाओ बीबी अपना काम करो, वो सर पर हाथ मारकर बोली। मैं उठकर आटा गूंदने लगी। ये दिल भी बस यूं ही ख्वार करवाता है, एक बोटी ही तो थी, ना खाती तो क्या हो जाता। अब फुप्पो ना जाने किस किस को बताएंगी। आटा भी गूंद गया, रोटियां भी पक गई, नौकरों को खाना भिजवा दिया, फुप्पो ने भी खा लिया। मुझे आवाज़ ना दी, बेशरम बनकर खुद ही चली गई। चिंगेर से रोटी निकालकर हंडिया का ढक्कन उठाया तो शशदर सी रह गई। खाली हांडी मेरा मुंह चढ़ा रही थी। फुप्पो, सालन ख़त्म हो गया, तुमने तो खैर खा ही लिया था। गेट से निकलते निकलते जवाब दिया। ये एक बोटी खाने की सज़ा थी। रोटी चिंगेर में रखकर अंदर आई तो मैं फूट फूट कर रो रही थी, और बहुत रो चुकने के बाद एहसास हुआ कि भूख सिर्फ मुझे नहीं लगी, वो जो मेरे वजूद में पल रहा है उसे भी अपना हिस्सा चाहिए। लस्सी में हरी मिर्चें मिलाकर उसमें डबो डबो कर रोटी खाते हुए मेरा दिल चाहा मैं यहाँ से भाग जाऊँ। भाई ड्राइविंग कौन करेगा? नायला खाला ने पूछा। उनके आने से घर भर की रौनक दुबाला हो गई थी। बहुत खुशमिजाज और जिंदा दिल खातून थीं। लड़कियों के बारे नयारे हो गए थे। कहीं भी जाना हो नायला खाला फट से तैयार। फिर मरियम की शादी की तैयारियां भी शुरू हो गईं। चटमंगनी पट ब्याह वाला मामला था। खाला, आपने ड्राइविंग क्यों नहीं सीखी? फिजा ने पूछा। ड्राइविंग सीखने का मतलब है घर के मर्दों को हर किस्म की जिम्मेदारियों से आज़ाद कर देना। तो वो काम भी करने पड़ते हैं जो सिर्फ मर्दों के जिम्मे होते हैं, मगर मज़ा भी तो आता है जब दिल चाहे गाड़ी लेकर अपने काम निपटाएं। ये नहीं कि इंतज़ार में बैठे रहो कब कोई फारिग हो और लेकर जाए। हाँ, ये भी है, नाइला खाला ने तायीद की, मगर आज टैक्सी नहीं लेनी, इसलिए किसी ड्राइवर को पकड़ो। वैसे तो कोई मसला नहीं है, मैं भी ज़रियाब को देखकर उन्होंने एकदम मुंह बंद किया था और वो मुस्कुराहट दबाता नाइला खाला की तरफ मुड़ा। जी मम्मा, बेटा जी आज ज़रा मार्केट तक तो ले जाओ। वो भी फारिग था, मान गया। कब तक फारिग होंगे आप लोग? क्या कह सकते हैं, 3 लड़कियां और एक तुम्हारी माँ, वक्त तो लगेगा ही। नाइला खाला ने लापरवाही से जवाब दिया। तो ठीक है, फारिग होकर मुझे मोबाइल पर रिंग कर लीजिएगा, मैं तब तक 1-2 काम समेट लूँगा। आंटी, मेरा नहीं ख्याल कि ज़रियाब भाई इतने केयरिंग होंगे। जुनैद भाई की तरह ये भी तो कह सकते थे टैक्सी लेकर आ जाना। ज़रियाब के जाने के बाद शाबी ने हैरान होकर कहा था, और वो मुस्कुरा दी। इतने दिनों से वो यहाँ है, तुम लोग उसे इतना भी ना जान सके? जानने के लिए वो रोमिया काफ़ी नहीं है? मरियम बुड़बुड़ाई, मगर नाइला की समातें खासी तेज़ थीं। रोमिया का क्या जिक्र? नहीं, मैं तो पूछ रही थी आप गई थी उसके घर? उसने गड़बड़ाकर बात संभाली। हाँ गई थी। आपको रोमिया कैसी लगी? फिजा ने बेअख्तियार पूछा। अच्छी है, उन्होंने मुख्तसरन कहा, और एक दुकान में घुस गई। तीनों के दरमियान मैंने नज़रों का तबादला हुआ था। शॉपिंग के बाद जब ज़रियाब लेने आया तो नाइला आंटी ने चाइनीज़ की फरमाइश कर दी। वापसी पर आइसक्रीम पैक करवाकर ही घर लौटे थे। मैं अपने घर में हूँ, ये जुमला मैंने कितनी बार ज़ेरे लब दोहराया है, मगर अंदर कोई ऐसा एहसास उभरता ही नहीं कि ये घर मेरा है। यूँ लगता है अजनबी सरजमीन है, अजनबी लोग, कोई मेरा अपना नहीं। फूफो मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हैं मैं नहीं जानती। सास इतनी जालिम भी हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे घर से हर चीज़ गायब होती जा रही है। घी मक्खन अलमारी में बंद है और उस पर लगा ताला मेरा मुंह चढ़ा रहा है। घर में ढंग का सालन नहीं बनता, अगर बने तो मेरे लिए नहीं बचता। कौन यकीन करेगा कि मैंने इस मौसम के फल का जायका तक न चखा था। 3 दिन हो गए हैं मुझे इस कमरे में तड़पते रोते हुए। बुखार में कुछ खाने को जी नहीं चाहता। रोटी के चलने वाले बमुश्किल हल्क से उतरते हैं। अभी अभी रिफत आई थी, मर जाएंगी इस तरह आप। कोई जुल्म करे तो क्या जुल्म सहते चले जाते हैं? अपना नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल करें। इस गांव में हर दूसरी तीसरी औरत को ऐसे ही हालात का सामना है, लेकिन आपकी तरह मरने को तैयार नहीं हो जाती हैं। दूध बुलोती हैं तो मक्खन की डोली मुंह में डाल लेती हैं। इधर सास बाथरूम में घुसी, उधर दूध का गिलास अपने पेट में। मोहल्ले के बच्चे को 2 रुपये रिश्वत थमाए अपने लिए, सेब मंगवा लिया। पता चल गया तो कोई बात नहीं, सास के साथ एक मार का 4 दिन सुकून, फिर वही सब शुरू। मगर आपकी समझ में ना कभी मेरी बात आई ना आएगी। अपने घर में चोरी करूं? जब घर वाले गासिब बन जाएं तो चोरी भी जायज़ होती है। उसके अपने ही फ़लसफ़े थे। इतना डर कर रहेंगी तो ऑमलेट बनाकर खा जाएंगी आपको। उन्होंने दलिया बनाकर दिया था, मगर मैं क्या करूं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि कलम डायरी छोड़कर वो वहीं ठंडे फर्श पर चित लेट गई। कमरे के निचले हिस्से में दर्द की तेज़ लहर उठ रही थी, इसलिए लबों से हल्की हल्की कराहें निकलने लगीं। बुखार से सारा बदन यूं भी टूट रहा था। तौबा है, कितने नखरे हो जाते हैं बुखार में इस लड़की के। मगर देखो, ये सूप तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। कितने नखरे उठाती थी मम्मी उसके। लाओ थोड़ा सर दबा दूँ, बुखार में तो जिस्म यूं भी टूटने लगता है। अच्छा, शाम में तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ? खिचड़ी, दलिया, यखनी या? गरम स्याल आंखों के किनारों से निकलकर कनपटी पर बहने लगा। उसने दोनों बाजू आंखों पर रख लिए, मगर आंसू बहते रहे। वो रोती रही, फिर करवट बदल ली। बहुत देर के बाद दरवाज़ा खुला था। रोशनी की लकीर अंदर आई। उसने बाजू हटाकर देखा। जुबैर को देखकर बामुश्किल उठ सकी थी। आप कब आए? काफ़ी देर हो गई। उनका लहजा सपाट था। अच्छा,
मुझे पता ही नहीं चला। तुम अपनी ज़ात से बाहर निकल कर देखो तो तुम्हें कुछ पता चले। मतलब वो खटक सी गई। बच्ची तो नहीं हो कि हर बात का मतलब भी समझाऊं। वो बेड पर बैठ गए। कुछ खाने के लिए ले आऊं? साहब का मूड ठीक नहीं लगता था। उसने सोचा बात बदल दे। इस घर में मेरी माँ रहती है, मेरे खाने पीने और आराम का ख्याल रखने वाली, अगरचे खुद उसके अपने आराम के दिन हैं। वो दोनों हाथ सर के नीचे रखकर लेट गए। बस बैठ गए माँ के पास 2 घड़ी और बोलने लगे। उसकी जुबान हाल से बेहाल बीवी तो नजर ही नहीं आती। ये हुलिया क्या बनाया है तुमने? फकीरों की तरह ज़मीन पर पड़ी हो। कोई आ जाए देख ले तो क्या सोचे, क्या सलूक करते हैं हम तुम्हारे साथ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता तुम्हें दुख क्या है, तकलीफ़ क्या है तुम्हें यहाँ। हाय ये बेअकल मर्द। सारी अकल तो औरत की ज़रा सी सियासत पर धरी की धरी रह जाती है। जो कह दिया उसी पर एतबार किया, वही ज़ुबान बोलने लगे। मैं बताऊं मुझे यहाँ क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है? एतबार करेंगे मेरे कहे का? वो बड़े ज़ब्त से गोया हुई। क्या तकलीफ़ है? ज़ुबैर ने करवट बदली और कोहनी के बल ऊंचा हुए। वो ज़रा खिसक कर करीब हुई, एक हाथ उसके बाजू पर रखा। फुप्पो मुझे यहाँ बेटी बनाकर लाई थी। हकीकत तो यह है कि वो मुझे इस घर में कोई एक मुकाम भी नहीं दे सकी, न बेटी का, न भतीजी का और न बहू का। वो रह ना सकी। मध्यम लहजे में बताती चली गई। आंसू तवातर से बहते रहे। वो लब भींचे सुनते रहे। फिर एक झटके से उठ बैठे। बस करो रुबाब, हद होती है मुबालगा आराई की। इतनी सफाकी से झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? यही सोच लेती कि वो सिर्फ तुम्हारी सास ही नहीं, फूफी भी हैं। वो एक पल को शशदर रहेगी, फिर फट पड़ी। मैंने तो ना झूठ बोला है और ना मुबालगा आराई से काम लिया है। हकीकत तो ये है ज़ुबैर साहब के इस घर में मेरे साथ ये सलूक होता रहा है, करने वाली कोई और नहीं, मेरी फुप्पो ही है। शट अप, अपनी हद में रहो। मैं तो हद में ही थी, मुझे हद से बाहर किसने किया है? 1 साल बीत गया मुझे ये सब सहते हुए। कभी कोई शिकवा, कोई शिकायत की आपसे? सब कुछ सहती रही सिर्फ आपके लिए। और आज आप ही मुझसे हिसाब मांगने चले आए। तो क्या करूं? जाकर माँ के सामने खड़ा हो जाऊं? बताया था मैंने तुम्हें कि बहुत मुश्किलों और तकलीफ़ों से गुजर कर तो उनकी तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजरी है, तो क्या मुझे भी इसी तरह गुजारनी होगी? इन पर जुल्म हुआ है तो क्या मेरे लिए भी फ़र्ज़ हो गया है कि मैं भी हर जुल्म सहूँ? कहाँ का इंसाफ है ये कि एक औरत को घर का सुख नहीं मिला तो दूसरी को भी ना मिले। मैं यहाँ ब्याह कर आई थी ज़ुबैर साहब, भाग कर नहीं। मेरा नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल करने, या मेरे साथ उसे भी मारना चाहते हैं आप लोग? बस इस घर के दौरो दीवार में आज पहली बार इतनी ऊंची आवाज़ें सुनी थी। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो चुप। ज़ुबैर भी ना हुए थे। दोनों को चुप करवाने वाला कोई भी ना था। बात तो बढ़नी ही थी। मुझे लाहौर छोड़ आए, सोफे पर बैठी वो हतमी लहजे में कह रही थी। कल शाम के झगड़े के बाद ये पहली बात थी जो उसने आज सुबह की थी। ज़ुबैर ने हेयर ब्रश रखकर उसकी तरफ देखा। बेख्वाब सुर्ख आंखें रत जगह की उमास थीं। आंखों के गिर्द हल्के बेहद नुमायां जर्द बेरौनक चेहरा। वो नज़रें चुरा गए। क्यों? अब भी ये सवाल बाकी है। उसका लहजा तल्ख था। रुबाब तुम प्लीज़ ज़ुबैर, मैं इस वक्त कुछ और नहीं सुनना चाहती कि आप मुझे लाहौर ले जा रहे हैं। बहुत बोलना आ गया है तुम्हें। उसके अंदाज ज़ुबैर को हैरान कर रहे थे। जानवर को भी तकलीफ पहुंचे तो वो चीखता है। मेरा बोलना कुछ ऐसा बेजवास भी नहीं। बहुत चुप रही हूँ मैं। देखो रुबाब, अगर तुम इस तरह जाओगी तो मामलात बिगड़ भी सकते हैं। वो उठकर उनके सामने आ गई। मैं नाराज़ होकर नहीं जा रही हूँ, मगर मैं ये चंद महीने सुकून के साथ गुजारना चाहती हूँ। पढ़े लिखे हैं आप, इतना तो समझते होंगे कि ये हालात और ये परेशानियाँ आपके बच्चे पर किस तरह असरअंदाज हो सकती हैं। मुझ में अब ताकत नहीं रही। 6 माह हो गए, एक बार भी मेरा चेकअप नहीं हुआ। क्या आपको वाकई मेरी हालत नज़र नहीं आती? मैं यहाँ किसी दाई के हाथों मरना नहीं चाहती हूँ। क्या यहाँ की औरतें बच्चे पैदा नहीं करती? वो झुंझला गया। वही बात हो गई। एक बादशाह शिकार खेलने गया, सड़क के किनारे झुमकट्टा देखा। पता चला एक औरत के बच्चा पैदा हुआ है। ज़रा सी देर में औरत ने बच्चा कंधे से लगाया और काफिले के साथ ये जा वो जा। देहाती औरत थी। वो वापस जाकर रानी पर खफा हुआ। हर वक्त खाना पीना चौंचले। ये वो रानी अक्लमंद थी। माली से कहा बाग को पानी मत देना। थोड़े दिनों में सारा बाग मुरझा गया। बस यही फ़र्क है, एक जंगली फूल जो मौसमों की शिद्दत सहने का आदी हो जाता है, एक बाग में खिला फूल जिसकी धूप छाँव का खुद ख्याल रखना पड़ता है। अगर मुझे कहानियाँ मत सुनाओ। बेख्याल में सुनते सुनते वो नागवारी से गोया हुए। वो अफसरदगी से मुस्कुरा दी। बादशाह की समझ में तो ये बात आ गई थी, आपकी समझ में नहीं आ रही। अपने आंगन में लगी बेल की देखभाल करना छोड़ दीजिए, फिर देखिए कितने फूल देती है वो। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लाहौर छोड़ाएं। वो कुछ लम्हे देखता रहा। ठीक है। ज़ुबैर बाहर निकल गए तो वो तेज़ी से बड़े बैग में ज़रूरत की चीज़ें ठोसने लगी। वजूद में ज़िंदगी सी दौड़ गई थी। अपनों से मिलने का ख्याल सरखुशी बनकर खून में गर्दिश करने लगा था। आनन फानन तैयारी हो गई। ज़ुबैर ने फूफो से ना जाने क्या कहा था। जब वो उनके सामने दुआ लेने को झुकी तो उन्होंने मुंह फेर लिया। शाबी की लंबी चीखों ने बादलों भरी शाम को चुप में दरारें डाल दी। कोई कहीं से बरामद हुआ, कोई कहीं से। रुबाब आ गई, रुबाब आ गई की आवाज़ों से एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को खबर हो गई। आनन फानन सभी इकट्ठे हो गए। कोई उधर से लिपट गई, कोई उधर से। लड़के ज़ुबैर से मिलने लगे। सायरा ने डांट टिपट कर सबको अलग किया। वो उसे अपने जलू में लिए अंदर आ गई। नजमा सामने से आ रही थी। उसे देखकर एक पल को ठटकी। वो भागकर उनसे लिपट गई। रुबाब मेरी बेटी, वो बार बार उसे प्यार कर रही थी।
پھر اسے خود سے الگ کر کے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ تمہارا جسم تپ رہا ہے، تمہیں بخار ہے رباب؟ یہ ماں تھی بنا کہے دکھ درد سمجھ جانے والی۔ تمہیں ضرورت کیا تھی یوں بخار کی حالت میں نکلنے کی؟ انہوں نے آگے بڑھ کر زبیر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے تو منع کیا تھا، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ میرا دل بہت اداس تھا ممی۔ وہ نڈھال سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اتنے طویل سفر نے یوں بھی اس کی حالت خستہ کر دی تھی، پھر بھی جانوں اس حالت میں چند دنوں تک تمہیں لینے آنے والی تھی۔ وہ اس کا حال دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، پیلی رنگت، دھسی ہوئی آنکھیں، کمزور چہرہ۔ یہ وہ رباب تو نہ تھی، ان کا دل ہول رہا تھا۔ اسے کمرے میں لے جاؤ، میں سیب کا جوس نکال کر لاتی ہوں۔ سائرہ نے فوراً اپنی جاب سنبھالی۔ زبیر بیٹا آپ بھی فریش ہو جاؤ۔ وہ جنید کو اشارہ کر کے کچن میں گھس گئیں۔ شام تک گویا گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی۔ زبیر کو خاطر خواہ توجہ نہیں ملی تھی، مگر رباب کی حالت دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا تھا۔ بخار مزید تیز ہو گیا تھا۔ سائرہ اور نجمہ اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ اس نے ڈرپ لگا دی۔ غذا کی کمی، خون کی کمی، ٹینشن، ماں اور بچہ دونوں بے حد کمزور۔ نجمہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ شام کو اسے لے کر گھر آئیں تو سائرہ نے زبیر کو گھیر لیا۔ ڈاکٹر کے مشورے، اس کے خدشے، کچھ کھاتی پیتی ہی نہیں، وہ جزبز ہوتا رہا۔ انہوں نے عظیم کو بھجوا کر بادام اور ڈھیروں ڈھیر پھل منگوایا، کام کرنے والی کو پیسے تھمائے، اپنے گاؤں سے خالص دیسی گھی لے کر آئے، دودھ، یخنی، پھل، جوس، سوپ، دنیا جہان کی نعمتیں اس کے سرانے ڈھیر ہو گئیں۔ پیار کرنے والے، خیال کرنے والے، ڈانٹ کر اصرار سے کھلانے والے اور ہاتھ پاؤں دبانے والے بھی بہت۔ وہ مسلسل غنودگی میں تھی، اسی غنودگی میں کبھی بڑبڑانے لگتی، لسی میں مرچ ڈالی پھر روٹی کھائی۔ پھوپھو نے کہا تمہارے باپ کا گھر۔ نجمہ منہ چھپا کر رونے لگتی۔ سائرہ زبیر کو گھورتیں۔ لڑکیاں الگ سنجیدہ اور رنجیدہ چہرہ بنائے کھڑی تھیں۔ زبیر اتنا شرمندہ ہوئے کہ شام ہی کو واپس چلے گئے۔ نائلہ خالہ زریاب کے ساتھ اپنی سسرال حیدرآباد گئی ہوئی تھی۔ ہیلو شاداب۔ کوریڈور کی سیڑھیوں پر نہ جانے کی سوچ میں گم شاداب چونکی، پھر اپنے سامنے رومیا کو دیکھ کر کچھ بیزار سی ہو گئی۔ ہیلو، یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ یوں ہی موسم انجوائے کر رہی تھی۔ رومیا نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ چلچلاتی دھوپ، ہوا بند اور حبس، وہ بس کندھے اچکا کر رہ گئی۔ زریاب گھر پر ہے؟ نہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ حیدرآباد۔ پھر بظاہر سادہ سے لہجے میں پوچھنے لگی تمہیں بتا کر نہیں گئے؟ ہاں شاید ذکر تو کیا تھا۔ رومیا کا لہجہ اس سے زیادہ سرسری تھا۔ بیٹھو گی نہیں؟ نہیں چلتی ہوں، ہسپتال سے آ رہی تھی، سوچا تھا زریاب واپس آ گئے ہوں تو لنچ انہی کے ساتھ کر لوں۔ جب سے ہاؤس جاب شروع ہوا ہے انہیں شکوہ ہی رہتا ہے کہ میں انہیں ٹائم نہیں دیتی۔ وہ دھیمے سے ہنسی، پھر اس کے سامنے ہاتھ کی پشت کی۔ کیسی ہے؟ انگلی میں بیش قیمت ڈائمنڈ رنگ جگمگا رہی تھی۔ اچھی ہے، زریاب نے لے کر دی ہے۔ اس کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ شاداب سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ یقین نہیں آیا، حالانکہ اس دن سب کے سامنے تو اس نے مجھے میری پسند کا گفٹ دلانے کا وعدہ کیا تھا۔ ہاں، وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ زریاب کی چوائس بہت اچھی ہے۔ اس نے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، پھر نظر اٹھا کر شاداب کو دیکھا۔ معمولی چیزیں پسند نہیں کرتا۔ شاداب گمسم سی بیٹھی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ زریاب تمہیں کیسا لگتا ہے؟ جیسا ہے ویسا ہی لگتا ہے۔ پھر بھی کزن ہے تمہارے گھر میں رہتا ہے، باتیں بھی تو ہوتی ہوں گی اور تفریح بھی۔ وہ نہ جانے کیا گلوانا چاہ رہی تھی۔ شاداب کی آنکھوں میں غصہ سا امڑ آیا۔ اچھا بابا مائنڈ کیوں کرتی ہو؟ یوں ہی پوچھ لیا ہے، تمہارے دل میں نہیں تو تمہاری ممی کے دل میں تو خیال آیا ہی ہوگا۔ رومیا، شابی کا لہجہ سنجیدہ سا ہو گیا۔ ہم قسمت پر یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ اور کوئی نہیں چھین سکتا، اس لیے ہمیں دوسروں کی طرح ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ رومیا کا چہرہ پل کو سرخ ہوا، لیکن دوسرے پل وہ سنبھل گئی۔ قسمت دھوکہ بھی دے جاتی ہے، قسمت دھوکہ نہیں دیتی، انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ زریاب بھائی آئے تو میں بتا دوں گی کہ تم آئی تھی، وہ آئے گا تو مجھے خود ہی رنگ کرے گا، تم فکر مت کرو۔ وہ چلی گئی، مگر شاداب بری طرح ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ چلچلاتی دھوپ تھی، بے حد گرمی، حب سے یہی کوئی جون یا جولائی کا مہینہ ہوگا جب میں اس گھر میں داخل ہوئی۔ سارے کمروں اور کچن میں تالے پڑے تھے اور تسنیم وہیں ایک گرم دیوار کے گرم سائے میں ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے ہمیں کبھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی ساس باہر جاتے ہوئے سارے کمرے بند کر جاتی تھی کہ کہیں وہ پنکھا نہ لگا لے۔ اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی، اگر کبھی پوچھیں تو کہتی تھی انگوٹھا درد کرتا ہے۔ گرمی کے مہینوں میں بدن کاٹنے والے اپنے جہیز کے ریشمی سوٹ ہی پہنتی تھی۔ اس کی ساس شوہر جب دل چاہتا دھنک کر رکھتے تھے۔ ممی کی انگلیاں رباب کے بالوں کو سہلا رہی تھیں۔ اس کا بخار اتر گیا تھا، بس کمزوری باقی تھی۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر اپنے سارے دکھ کہے تھے۔ نجمہ سن کر روتی جاتی تھیں اور اس کے آنسو پہنچتی تھیں۔ نمبردار کی بہو تھی تسنیم، مگر حالت ظلم اور اذیت کیا ہے یہ تپتی دیوار کے ساتھ لگ کر گرم دوپہر گزارنے والی تسنیم سے پوچھو۔ لسی میں مرچ گھول کر روٹی کھاتی رباب سے کیوں نہ پوچھو۔ رد عمل ہے یہ۔ نجمہ مزمل سی مسکرائیں۔ تو میں کیا کروں، چپ چاپ سہتی رہوں؟ وہ تلخ ہو گئی۔ زبیر سے بات کی تھی تم نے؟ وہ نہ جانے کی سوچ میں ڈوب گئی۔ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ اچھے ہے، مگر پاس تو نہیں ہے۔ کئی مہینے بعد چکر لگاتے ہیں، بہت پریشان ہو کر گیا ہے، لیکن سمجھدار بچہ ہے، کوئی نہ کوئی حل تو نکالے گا۔
वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाईं और फिर पूछने लगीं, कभी तुमने अपनी फूफो के साथ मोहब्बत भरे और दोस्ताना मरासम कायम करने की कोशिश भी की? क्या बात कर रही हैं मम्मी, मैंने अपने फ़राइज़ में कोई कोताही नहीं की। फ़राइज़? तुमने पूछा फूफो खाना लाऊं? उन्होंने मुंह लपेट कर कह दिया, नहीं, तुम्हारा फ़र्ज़ पूरा हो गया, तुम चली आईं। कभी आगे बढ़कर बहुत मोहब्बत से उनके माथे पर हाथ रखकर ये भी पूछा कि वो इस तरह क्यों लेटी हैं, तबीयत ख़राब है, उदास है? कभी बगैर किसी वजह के उनके पास बैठी हो, उनसे बातें की हैं? कभी उनका दुख दर्द पूछा है? अम्मी, वो मुझसे बात नहीं करती। कब तक नहीं करेंगी? इंसान है और इंसान हमेशा मोहब्बत भरे सहारे ढूंढता है बेटा। शादीशुदा ज़िंदगी और ससुराली ताल्लुकात फ़राइज़ से कुछ आगे की चीज़ें। बहुत से सब्र, मोहब्बत, मरवत, खुश अखलाक़ी, खुद आगे बढ़कर थामने की हो दिल में गुंजाइश, जानती हो? बहुत सपने, बहुत ख्वाब होते हैं लड़कियों की आंखों में। जब ससुराल में ये सब नहीं मिलता तो खींचातानी शुरू हो जाती है, मगर कभी वहाँ का माहौल बदलने की कोशिश मत करो। चुपचाप उस माहौल को ओढ़ लो। कुछ नागवार भी गुजरेगा, मगर ज़मीर से काम लो। फिर एक वक्त आएगा जब तुम्हारे कदम मजबूती से अपनी ज़मीन में गड़ जाएंगे। ये वक्त होगा जब तुम तब्दीली लाओगी तो कोई एतराज़ नहीं करेगा। इस बात पर परेशान मत रहा करो कि तुम्हारी सास लोगों से तुम्हारे बारे में क्या क्या कहती हैं। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। कब तक कहेंगी? तुम्हारे अच्छे सलूक को देखकर खुद ब खुद तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगी। बल्कि तुम अपने फ़राइज़ सिर्फ तारीफ़ के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की खुशनुदगी के ताबे करो। देखना बहुत सुकून से नींद आएगी। बाकी मैं ज़ुबैर से भी बात करूँगी, समझाऊँगी उसे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हुआ करो। उन्होंने झुककर पेशानी पर प्यार किया। रुबाब के शिकवे शिकायतें एक तरफ पड़े रह गए। वो भी नजमा की बेटी थी, फ़ौरन अपनी कोताहियाँ ढूंढने लगी। लगा कहीं ना कहीं गलती उससे भी हुई है, कोई कमी रह गई है। नजमा की बातों ने एक नई राह सुझाई थी। वो कदरे हल्की फुल्की हो गई। हालात अब भी ठीक तो हो सकते हैं। जहन पर बोझ किस कदर सर का तो वो शाबी को छेड़ बैठी। ज़रियात तुम्हें कैसे लगे? वो सिटपटाकर रुबाब को देखने लगी। शोख लहजा, शरारती और मुतबस्सम आंखें। अब तक तो अंडरस्टैंडिंग हो ही गई होगी। कोई भी नहीं। वो बहाने से उठी तो फिजा और मरियम पर बरस पड़ी। वो कस्में खाती रह गईं कि कह उन्होंने रुबाब से इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा तो वो मुझे ये सब क्यों पूछ रही थी। उसे एतबार नहीं आया था, ज़रा सी बात नहीं छुपा सकी। और मैं अहमक बेवकूफ़ हर बार कोई ना कोई बात शेयर करने आ जाती हूँ। मुतनफन करती चली गई तो दोनों को ये तशवीश लाक हो गई कि वो अब कौन सी बात शेयर करने आई थी। ज़रियाब से मिलकर रुबाब बहुत खुश हुई थी। शक्ल सूरत, कद काठ, आदत, मिजाज, उसे कहीं कोई कमी नज़र नहीं आई थी। तभी मम्मी से पूछ बैठी, आंटी ज़रियाब की शादी करने आई हैं? पता नहीं, उन्होंने इख्तिसार से काम लिया। नाइला खाला नहा रही थी, सायरा करेले छील रही थी। आपसे कोई बात नहीं की? नहीं। वो इस मौजूद से इज्तनाब बरत रही थी, मगर वो बड़ी बेटी होने के नाते आमतौर पर घर के हर मामले में शरीक रही थी। फिर भी हमें तो अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। कुछ बनाना शुरू किया आपने शादी के लिए? वक्त आएगा तो देखा जाएगा। उन्होंने बेचैनी से पहलू बदला। वक्त कब आएगा मम्मी? शाबी एमए कर चुकी है, चंद दिनों में रिजल्ट भी आ जाएगा। अब और कितना इंतज़ार करना है? नजमा ने मदद तलब निगाहों से सायरा की तरफ देखा, जो अब तक खामोशी से करेलों ही के साथ मसरूफ़ थी। छुरी रखकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। वो तो बचपन की बात थी, अब कौन जाने क्या इरादा है। कैसी बात कर रही हैं आंटी आप? वो उछली पड़ी। 6 साला शाबी की कलाई में कंगन डालकर पूरे ख़ानदान में ऐलान किया था उन्होंने कि शाबी मेरी बहू है। कोई सरसरी बात नहीं थी, बाकायदा मंगनी की थी उन्होंने। अब कैसे मुकर सकती हैं? आखिर हमने शाबी को इतने सालों से ज़रियाब के नाम पर बिठा रखा है। ए बेटी, आया था ज़रियाब शादी करने ही, घर भी बनवा रहा है। कहते हैं अमेरिका के हालात मुसलमानों के लिए ठीक नहीं, अब यहीं रहेंगे। मगर वो चिमट गई जान को रोमियाँ। माँ बाप ने शितर बेमुहार छोड़ा हुआ है, अब इस जैसी चटक मटक करती लड़की के आगे हमारी बच्ची क्या खाक नजर आएगी? ऊपर से ये तुम्हारी माँ मुँह में घिनघिनियाँ डाले बैठी हैं। सायरा बहुत दिनों से भरी हुई थी। अब क्या अपने मुंह से कहूँ? ये भी खूब रही, मंगनी हुई थी, यूं कैसे ख़त्म हो सकती है? नाइला ने अभी कोई बात नहीं की। मैं खुद से छेड़ना नहीं चाहती, जब तक बात वाजे ना हो आप लोग भी खामोश रहें। नजमा ने तकरीबन बात ख़त्म ही कर दी। अजीब परेशानी में डाल दिया है। शाबी को पता है कि नहीं? मैंने उसे कभी नहीं बताया। शायद अच्छा ही हुआ। अच्छा कहाँ हुआ है मम्मी? बाहर खड़ी शाबी ने अधखुले दरवाजे पर पेशानी टिकाते हुए सोचा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। जिस बात से आप डरती थी वही तो हो गई। अब आपकी शाबी क्या करेगी? डायमंड रिंग से फूटती रोशनियां उसकी आंखों में चुभने लगी थीं। मरियम की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जा रही थीं। तायाबू ने भारी चेक भिजवाया था, हर कोई मसरूफ़ था, मगर कहीं ना कहीं वो सब एक दूसरे से अलग होकर सोचने लगते। अपने अपने मसले, अपनी अपनी सोचें। रुबाब सोचती ज़ुबैर का फ़ोन बहुत दिनों से नहीं आया। वो जब से यहाँ आई थी उसने कई बार फ़ोन करके उसकी खैरियत दरियाफ्त की थी। सायरा के दिमाग में हुमा वक्त हिसाब किताब होता रहता। इतने कपड़े, इतना जेवर, क्रॉकरी। नजमा ज़रियाब के साथ साथ शाबी को देखती तो गुमसुम सी हो जाती और शाबी सोचती, काश हमारे दरमियान रोमिया ना आती। ज़रियाब और नाइला क्या सोचते थे ये इन दोनों के सिवा कोई ना जानता था। इन्हीं बेजार बेजार से दिनों में शाबी का रिज़ल्ट आ गया। खिलाफ तवक्को वो 2nd डिवीज़न में
पास हो गई थी। अजीम, फ़िज़ा और मरियम ने तो उसकी कामयाबी पर भंगड़े डाले थे। वो हंसती रही, यकीन तो खुद को भी ना आता था, मगर वो ज़्यादा खुश ना हो सकी। फ़िज़ा ने पूछ ही लिया, तुम्हें हुआ क्या है? मुझे क्या होना है, पहले जैसी नहीं रही, पहले जैसी नहीं रही। वो हंस दी, मैं पहले जैसी ही हूँ, बस तुम लोगों को शक हो गया है। तुम अब ज़रियाब भाई का जिक्र भी नहीं करती, फ़ायदा ही कोई नहीं, जो अपना नहीं उसके लिए दिल क्या जलाना। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। मरियम ने बेहद हैरत से उसे देखा। बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे बीबी जब तुम उसके साथ मोहब्बत की दावेदार थी। पता नहीं मोहब्बत थी भी या नहीं। तुम्हें तो पता है हर बात का इजहार जल्दी कर देती हूँ। वो अच्छा है इसलिए सबको अच्छा लगता है। पता नहीं हम लड़कियाँ इतनी जज्बाती क्यों होती हैं, ज़रा सी पसंदगी को फ़ौरन मोहब्बत का नाम दे देती हैं। वो खड़ी हो गई। देखो राबी क्या कर रही है, ये वाकई पहले जैसी नहीं रही। मरियम ने उसके जाने के बाद कहा था। वो कॉरिडोर की सीढ़ियों पर आ बैठी। मोहब्बत कहाँ है मोहब्बत, अब तो सिर्फ एक ही दुख है, ठुकराए जाने का। काश मुझे यही ना पता चलता कि मैं कभी उसके साथ मंसूब थी। यकीनन तुम मौसम एंजॉय कर रही हो। कैमल कलर के कॉटन के शलवार कमीज़ में वो सामने खड़ा था, जिसे देखकर उसके दिल में पहला ख्याल यही आया था कि उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना खुद को समझाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। वो खड़ी हो गई। रोमिया बता रही थी तुम चिलचिलाते धूप मौसम को भी अच्छा खासा एंजॉय कर लेती हो। इसे क्या ज़रूरत है मेरे बारे में ये फजूल बकवास करने की। इतना गुस्सा। एक पाँव सीढ़ी पर टिकाकर उसने बेहद दिलचस्पी से उसके चेहरे पर बिखरे गुस्से को देखा। गुलाबी चेहरा एकदम सुर्ख हुआ था। अच्छा, मेरे साथ थोड़ी देर मार्केट चलोगी? मैं? वो दो टोक लहजे में इनकार हुआ। नहीं। क्यों? वो कुछ हैरान हुआ था। घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। सादा से लहजे में तो जी पेश की। कमाल है, जब तुम्हें अच्छा लगेगा तो। आपसे किसने कह दिया मुझे अच्छा लगेगा? वो तो नक्कर बोली थी, ड्राइविंग तुम करना। ज़रियाब उसकी बात यकसर नज़रअंदाज करके बोला, गोया लालच दिया। वो लज गई। आज इतनी लिफ्ट क्यों करवा रहे हैं? मशकूक नज़रों से उसे देखा, फिर रुखाई से बोली, मुझे अब ड्राइविंग करना अच्छा नहीं लगता। शादाब, मैं सिर्फ तुम्हारी पसंद का गिफ्ट दिलाना चाहता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि गिफ्ट की ही ज़रूरत नहीं। अपनी रोमिया को दिलाएं। मेरी कामयाबी कुछ इतनी बड़ी भी नहीं, छोटी हो या बड़ी, कामयाबी तो कामयाबी होती है। मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं। वो कहकर रुकी नहीं थी। लगता है तुम पर भी शादाब का असर हो गया है, इस गर्मी में खड़े हो। वो पलटा तब एहसास हुआ शाबी अंदर क्यों चली गई थी। उसने रोमिया को देख लिया था। खासी अलमैनर्ड है तुम्हारी कज़न, मिलना भी गवारा नहीं किया। कैसी हो? वो उसके तबसरों को नज़रअंदाज कर गया। ठीक हूँ। तुमने वापस आकर फ़ोन भी नहीं किया। बस मसरूफ़ियत। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है लंच के लिए, फिर अस्पताल जाना है। चल रहे हो? उसने घड़ी पर निगाह दौड़ाई, मगर वो कुछ कहते कहते रुका। ठीक है चलो। शाबी से क्या बातें हो रही थीं? रोमिया का लहजा सरसरी सा था। दोस्तों से क्या बातें होती हैं? ओह, तो दोस्ती हो ही गई। उसने होंठ सुकेड़े। वो सिर्फ मुस्कुराया था। ख्याल रहे दोस्ती में बहुत आगे मत निकल जाना। वो उसकी मैनी खेज मुस्कुराहट पर तड़क कर बोली थी, मुझे अपनी हद का अंदाज़ा है। ज़रियाब का इत्मीनान हुलूस बरकरार था। मौसम को बदलना था सो बदला, वक्त को गुजरना था सो गुजरा। दिन रात आगे पीछे भागते चले गए। ये 3 माह कुछ उलझते सुलझते जलते कुढ़ते, उम्मीद और नाउमीदी के माबैन सोच और फैसले के दरमियान कई मंजिलों को अबूर करते गुजर गए। ज़ुबैर एक बार भी नहीं आए। सरहदों की सूरत हाल ख़राब थी। इन्हें छुट्टी ही नहीं मिली, मगर फ़ोन ज़रूर करते थे। नाइला खाला कभी ससुराल का चक्कर लगाती तो कभी यहीं होती। इनका बंगला काफ़ी हद तक तामीर हो गया था, बस छोटा मोटा काम बाकी था। ज़रियाब को एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से जॉब ऑफ़र हुई, जो उसने कबूल कर ली। यूँ रोमिया के घर के चक्कर लगने बंद हो गए। शायद अब वो दोनों बाहर ही मिल लेते थे। ख़ानदान भर में चहमगोइयाँ शुरू हो गई थीं। मरियम की शादी अगले माह ठहरी थी और शादाब के लिए वक्त गोया रुक सा गया था। मगर वक्त रुकता कहाँ है। इन्हीं सरगर्मियों में सर्दी का मौसम शुरू हुआ। दरख्तों के पत्ते झड़ने लगे और ख़ज़ां की चांदर पूरी कायनात पर तन गई। और इसी ख़ज़ाज़दा मौसम में रुबाब का दामन फूलों से भर गया। एक नन्हा मुन्ना वजूद उसे माँ के ओहदे पर फाइज कर गया। घर के सोए जागे लोगों में हलचल सी मच गई। ख़ानदान का पहला बच्चा था। सब ने जी भर कर खुशी मनाई। ज़ुबैर को भी फ़ौरन ही इत्तला करवा दी गई थी। मेरा दिल चाहता है मैं इस शाम को बहुत करीब से देखूं, बहुत पास से छू कर महसूस करूं। कैसी अनहोनी ख्वाहिश उभरती थी उसके अंदर। ज़ुबैर ने एक बाजू आंखों पर रख लिया। जर्द शाम दरो दीवार से लिपटी थी। आंगन में लगी बेल की देखभाल करने वाला कोई ना था, ये उसका ख्याल था। मगर फूफो हर रोज़ उसको पानी भी देती और क्यारी में बिखरे खुश्क पत्ते भी इकट्ठे करती थीं। वो कल ही आए थे। माँ निहाल हो गई। खाना पानी आराम का ख्याल रखा, मगर ज़ुबैर ने देखा और कमज़ोर हो गई थी। आराम की आदत जो पड़ गई थी। कभी कभी ज़ेरे लब बुड़बड़ाती। ख्वामखा मेरी आदत ख़राब कर गई। ज़ुबैर को घर बहुत सूना सूना लगा था। वो नहीं थी, मगर अब तन्हा सहन में लेटे थे तो लगता था वो यहीं कहीं पास ही है। आहटें, सरगोशियाँ, उसके मलबूस की मानूस खुशबू, उसके हाथों का लम्स, कभी इस कमरे से झांकती शरारत से मुस्कुराती और उसकी मुस्कुराहट मध्यम खूबसूरत। 3 माह हो गए उसे देखे हुए। वो मुस्तरिब होकर उठ बैठे। सरसराहटें, सरगोशियाँ
اس کے قدموں کی چاپ، سب خاموشی اوڑھ کر سو گئے۔ وہ کمرے کے سامنے آ گئے، دروازے پر ہاتھ رکھا تو اندر چوڑیاں چھنک اٹھیں، جیسے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بال بنا رہی ہو۔ دروازہ کھلا تو چوڑیوں کی چھنک الماری کے نہ جانے کون سے کونے میں جا چھپی۔ وہ مسکرا دیے، شاید اپنے آلوسن پر بیڈ پر بیٹھ کر سوچ لیا تھا کہ واپسی پر لاہور کا چکر لگانا ہے۔ پھر گردن گھما کر الماری میں ترتیب سے رکھی کتابوں کا جائزہ لینے لگے، اور اسی جائزے میں نگاہوں کی گرفت میں وہ سرخ جلد والی ڈائری بھی آ گئی۔ انہوں نے ڈائری نکال لی، روزانہ تو نہیں مگر ڈائری لکھی ہوئی تھی۔ رباب ڈائری بھی لکھتی تھی، شاید جلدی میں وہ لے جانا بھول گئی تھی۔ انہوں نے صفحے پلٹے اور یوں ہی وقت گزاری کے لیے پڑھتے چلے گئے۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا جب چچی فاطمہ کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی، بہن تسنیم، مبارکاں مبارکاں، خیر سے تمہارے ہاں پوتا ہوا ہے۔ ڈھیر سارے کپڑے، کھلونے اور رباب کے لیے لاکٹ سیٹ لے کر وہ اور پھپھو پہنچے تھے۔ پھپھو خود بے حد خوش تھیں، رباب کو پیار کیا بچے کو بہت دیر تک گود میں لیے بیٹھی رہیں۔ سائرہ حسب معمول کچن میں جا گھسیں، اہتمام جو کرنا تھا۔ لڑکیاں چیزیں دیکھنے لگیں، ہر چیز بہت خوبصورت اور قیمتی ہے، لگتا ہے اس بار پھپھو نے نہیں خریدی۔ شابی نے سرگوشی کی تھی، جی اس بار چوائس میری ہے، عقب سے زبیر نے کہا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی، کیا ضرورت تھی اتنا اونچا تبصرہ کرنے کی؟ مریم لتاڑ رہی تھی۔ زبیر رباب سے اکیلے میں ملنا چاہتے تھے، موقع شام کو ملا۔ کمرے میں آئے تو وہ اکیلی تھی، ننھا شہزادہ سو رہا تھا۔ زبیر نے اسے گود میں لے لیا، وہ بازو آنکھوں پر رکھے چپ چاپ لیٹی تھی، مگر محسوس کر سکتی تھی وہ نہ صرف اپنے بیٹے کو پیار کر رہے تھے بلکہ کنکھیوں سے اس کی جانب بھی دیکھ رہے تھے۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہونے لگا تو اس نے پکار لیا، رباب، خفا ہو؟ نہیں تو۔ زبیر نے بازو اس کی آنکھوں سے ہٹایا، میرے ساتھ چلو گی؟ جانا تو پڑے گا، اتنی ہمت تو آ ہی گئی ہوگی کہ میری ماں کے مزید ستم سہ سکو۔ شاید طنز کیا تھا، خوب شکایتیں لگائیں گے گھر والوں سے میری، کئی گھنٹوں سے گھیر کر بیٹھی ہیں جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ دکھ اپنوں سے ہی کہے جاتے ہیں۔ وہ تکیے کے سہارے ذرا سا اٹھی اور بچہ لینے کو ہاتھ پھیلا دیے، میں بھی تو تمہارا اپنا ہوں۔ انہوں نے بچہ گود میں دے دیا، ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی، اپنے مداوا بھی کرتے ہیں۔ ننھا سا بیٹا گود میں تھا، وہ خود کو خاصا مضبوط تصور کر رہی تھی۔ وہی تو کرنے آیا ہوں، مطلب؟ تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، مطلب اب اتنا رو دھو کر آئی تھیں، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ڈرامہ نہیں کر رہی تھی؟ وہ چڑ گئی، کیا پتا کیا بے نیازی تھی۔ ڈرامہ کون کر رہا ہے؟ آپ اس نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بچے کا منا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، نام کیا رکھو گی اس کا؟ پتہ نہیں، وہ لج سی گئی تھی۔ اسامہ کیسا ہے؟ اچھا ہے، مگر ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ کس بارے میں؟ وہ کروٹ کے بل لیٹے بچے کو پاؤں چھو رہے تھے، بے حد مگن، جیسے کوئی بات ہی نہیں کی۔ آپ کے ساتھ جانے کے بارے میں۔ زبیر نے سر اٹھا کر اس کے جھجکتے چہرے کو دیکھا اور مسکرا دیے، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ زمین میں نے ٹھیکے پر دی ہے، چچا سلیم گھر کی دیکھ بھال کر لیں گے، آپ دونوں میرے ساتھ جاؤ گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں گا تو کچھ مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، کچھ تم اپنی ذہانت اور محبت سے حل کر لینا، اور کچھ… وہ سوچ میں ڈوب گیا، کچھ برداشت بھی کیے جا سکتے ہیں۔ رباب آہستگی سے گویا ہوئی، ہاں۔ زبیر ہنس لیے، لیکن پھپھو مان کیسے گئیں؟ وہ میری ماں ہے رباب، اور ماں اپنے بچوں کی بات کبھی نہیں ٹال سکتی۔ اور یہ صاحب سوئے ہی رہیں گے یا جاگیں گے بھی؟ انہوں نے جھک کر بیٹے کو پیار کیا، لگتا ہے باپ پر گیا ہے، ذرا دیر سے ہی جاگے گا، رباب نے سادگی سے کہتے ہوئے بچے کو اس کے پاس لیٹایا تھا۔ ہاں۔ وہ پہلے بچے پر جھکے، پھر ایک دم سیدھے ہوئے، کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی چلی گئی۔ دونوں ماں بیٹا شاپنگ کے لیے نکلے تھے۔ نائلہ خالہ نے آج لڑکیوں کو لفٹ بھی نہیں کروائی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خفا ہوئیں، پھر سوچا شاید کچھ ذاتی چیزیں خریدنی ہوں۔ بہرحال دونوں واپس آئے تو خاصے لدے پھدے تھے اور بہت خوش بھی۔ اب بولا، بیٹا ماں کی رہنمائی کام آئی، مت بھولیں فیصلہ اب میرا اپنا ہے۔ ذریعہ نے گاڑی لاک کرتے ماں کو دیکھا جو آج بہت خوش تھیں۔ دونوں اندر آئے تو سب لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ پھپھو نے بھی ابھی آ کر پانی کا گلاس ہی پیا تھا، وہ پورے خاندان کے دورے پر صبح سے ہی نکلی تھیں۔ وہیں کچھ سنگن ملی تھی، آتے ہی نجمہ سے بولی، شاداب کی منگنی ٹوٹ گئی ہے؟ نجمہ چپ کی چپ رہ گئیں۔ شاداب اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ زبیر، عظیم، جنید سب وہیں تو موجود تھے، کچھ حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ آپا آپ پانی پیجیے۔ سائرہ نے ان کے ہاتھ میں پانی کا دوسرا گلاس تھمایا۔ شاداب کی منگنی تو ابھی ہوئی نہیں اور آپ توڑوانے پر تیار ہو گئیں پھپھو؟ جنید نے ہنس کر کہا تھا، شاداب کی منگنی بچپن میں ہی زریاب سے ہو گئی تھی، اتنی بھی خبر نہیں؟ کیا؟ سبھی لا علم لوگ چیخ اٹھے تھے اور سب کی نظریں نجمہ پر جمی تھیں۔ وہ گڑبڑا سی گئی تھیں، تبھی گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ انہوں نے مدد طلب نگاہوں سے سائرہ کو دیکھا، مگر انہوں نے سوچا آر یا پار آج فیصلہ ہو ہی جائے۔ شابی نے سوچا اسے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے، تبھی دونوں ماں بیٹا ہنستے مسکراتے اندر آئے۔ توبہ، تھکا ڈالا زریاب نے، کوئی چیز اسے پسند نہیں آتی۔ نائلہ خالہ صوفے پر گر سی گئیں، کیوں بیٹے کی بری خریدنے چلی گئی تھیں؟ پھپھو نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، یہی سمجھ لیں۔ وہ ہنسی۔ زریاب ان کے کندھے پر دونوں ہاتھ رکھے مسکرا رہا تھا۔ انسان کی زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے بی بی؟ پھپھو تڑک کر بولی، ہماری لڑکی میں برائی کیا تھی؟ خدا نخواستہ کس کی بات کر رہی ہیں؟ شابی
تیر کی طرح اٹھی وہ فوراً یہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر نائلہ خالہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ لفافے سے ایک ڈبہ نکال کر کھولا۔ کیسا ہے؟ ڈائمنڈ سیٹ جگمگا رہا تھا۔ نائلہ، پہلے مجھ سے بات کرو۔ پھپھو کو تاؤ آیا۔ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے یہ، کوئی زیادتی ہوگی تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ رباب نے تحیر سے انہیں دیکھا۔ یہ اس کی ساس کے کلمات تھے۔ تم نے خود دامن پھیلا کر شادی کا رشتہ مانگا تھا، اب کیسے توڑ سکتی ہو؟ اور یہ رومیا کا کیا قصہ ہے؟ ارے آپ سے یہ سب کس نے کہہ دیا؟ کیا سادگی تھی! سارا خاندان کہہ رہا ہے، خود رومیا کہہ رہی ہے، زریاب نے اسے پرپوز کیا ہے۔ سائرہ نے آہستگی سے بتایا۔ اڑتی پڑتی ان تک بھی پہنچی تھی۔ دیکھا تم نے؟ انہوں نے پلٹ کر زریاب کو گھورا۔ میں نے کہا تھا یہ پاکستان ہے، یہاں ایسی دوستیوں کو عجیب رنگ دیا جا سکتا ہے، اور آپ لوگ وہ سب کی طرف پلٹیں۔ اگر کسی کی یادداشت کمزور ہے تو میں پھر سے یہ انگوٹھی شابی کی انگلی میں پہنا کر اعلان کرتی ہوں کہ شابی میری بہو ہے۔ انہوں نے سیٹ میں سے انگوٹھی نکال کر شابی کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور ان کے کان میں منمنائی، یہ انگوٹھی بھی اسے پہنا دیں جسے پہلے ڈائمنڈ رنگ دی تھی۔ کسے دی تھی؟ رومیا کو، اس نے مجھے خود بتایا تھا۔ ہائے، دل جلا کر راکھ ہو گیا تھا۔ اس وقت نائلہ خالہ نے پلٹ کر بیٹے کو دیکھا۔ بائی گاڈ، میں نے اسے صرف ایک پرفیوم گفٹ کیا تھا، نہ جانے اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا۔ اس نے فوراً وضاحت کی۔ رومیا کی انہی حرکتوں نے اسے پلٹنے پر مجبور کیا تھا۔ نائلہ خالہ نے اب کے ذرا بھی توقف کیے بغیر انگوٹھی شابی کی انگلی میں ڈال دی۔ ایک بہت ہی سنگین صورتحال سے باہر نکلنے کے خیال نے انہیں ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ زریاب رومیا کی طرف مائل ہوا تھا، مگر خدا کا شکر تھا اس نے بروقت ایک درست فیصلہ کر لیا تھا۔ نائلہ خالہ نے جب زریاب سے پوچھا تھا، تمہیں رومیا کی کس خوبی نے متاثر کیا تھا؟ اس کی بولڈنس نے۔ تمہیں واپس کس چیز نے پلٹنے پر مجبور کیا؟ مما، اعتماد اور بے باکی میں فرق ہوتا ہے۔ وہ خوش تھیں ان کے بیٹے نے ایک اچھا فیصلہ کیا، ورنہ انہیں دوسرے رشتوں سے ہاتھ دھونا پڑتے۔